नैना मल्होत्रा के सामने वह नाले के पत्थर से बेहतर नहीं लग रही थी। नैना मल्होत्रा खुद को रोक नहीं पाए और खिलखिलाकर हंस पड़ी। हंसते हुए उसकी आंखें सुंदर अर्धचंद्राकार क्रेसेंट्स बन गईं। हस्बैंड हस्बैंड, इसने कहा कि तुमने इसे छेड़ा। ये कहते हुए नैना मल्होत्रा ने बड़े अधिकार और स्वाभाविकता से अपनी बांह विक्रम की बांह में डाल दी और उससे चिपक गई। उस पल सबको सब कुछ समझ आ गया। तो ये बेहद खूबसूरत और अमीर लड़की इस आदमी की पत्नी गर्लफ्रेंड है। अब किसी को भी टीना की बातों पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं रहा। क्या मजाक है, अगर किसी के पास घर में खाने के लिए मलाईदार केक हो तो क्या वह बाहर जाकर कचरा खाएगा। जो लोग सबसे ज्यादा शोर मचा रहे थे उन्होंने शर्म से अपने सिर झुका लिए। कुछ ने तो टीना को गुस्से से घूरा भी। उन्हें लगा कि यह महिला बिना किसी वजह के एक शरीफ आदमी पर झूठा आरोप लगा रही थी, जो कि बहुत ही घिनौना काम था। इस समय टीना का दिल दहशत से भर गया था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस आदमी के साथ इतनी सुंदर गर्लफ्रेंड होगी। उसकी तुलना में उसका अपना चेहरा, जिस पर उसने हजारों रुपये खर्च किए थे, किसी भद्दे मजाक जैसा लग रहा था। इस बीच कई लड़कों के चेहरों पर निराशा छा गई। अरे यार, ये तो पहले से ही बुक है। हालांकि अभी भी कई लोग चोरी छिपे तान्या को देख रहे थे। मास्क पहनी हुई रहस्यमयी नैना की तुलना में बिना मेकअप वाली तान्या और भी ज्यादा सौम्य, शांत और पहुंच में लग रही थी। लेकिन नैना मल्होत्रा के अगले शब्दों ने इन लोगों की बच्ची कुची उम्मीदों को भी बेरहमी से तोड़ दिया। दीदी देखो तो, इस औरत ने हमारे हस्बैंड पर कैसा घटिया आरोप लगाया है। नैना ने तान्या से कहा। हमारे हस्बैंड। इस अजीब और चौंकाने वाले संबोधन के बाद विक्रम की ओर देखने का सबका नजरिया ही बदल गया। आश्चर्य था, जलन थी, लेकिन सबसे बढ़कर ईर्ष्या थी। क्या इस आदमी के पास दो दो इतनी सुंदर पत्नियां हैं। तान्या शर्म से लाल हो गई। उसने अपना सिर नीचे कर लिया और कुछ नहीं बोली। विक्रम थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था। नैना मल्होत्रा सचमुच कभी भी बहुत शरारती और मनमौजी हो सकती थी। फिर विक्रम ने अपना सिर घुमाया और उस टीना को देखा। अब बताओ, क्या तुमने कहा था कि मैंने तुम्हें छुआ। टीना कांप उठी। वह अभी भी बहस करने की सोच रही थी, लेकिन विक्रम की ठंडी और भेदती हुई निगाहों ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे वह किसी बर्फ के तहखाने में गिर गई हो। उसके मुंह से अनचाहे ही सच निकल गया। नहीं नहीं, मैंने झूठ बोला था। विक्रम ने उदासीनता से कहा। क्या तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। हाँ, मुझे अपनी गलती का एहसास है। तो फिर खुद को 20 बार थप्पड़ मारो। ये कहने के बाद विक्रम, जिया, निया और दोनों महिलाओं के साथ वहां से आगे बढ़ गया। विक्रम के जाने के बाद टीना ने राहत की सांस ली और मन ही मन खुश हुई। मैं खुद को थप्पड़ मारूंगी क्योंकि उसने कहा। पागल है क्या, मैं उसकी बात क्यों मानूंगी। लेकिन जैसे ही उसने उठने की कोशिश की, उसने पाया कि उसका हाथ उसकी मर्जी के बिना अपने आप उठा और उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा रसीद कर दिया। चटाक। थप्पड़ की ताकत इतनी ज्यादा थी कि टीना का सिर चकरा गया। लेकिन इससे पहले कि वह संभल पाती, उसके दूसरे हाथ ने दूसरा थप्पड़ जड़ दिया। चटाक चटाक चटाक। वह चाहकर भी अपने हाथों को रोक नहीं पा रही थी। 20 थप्पड़ों के बाद टीना का चेहरा सूजकर फुटबॉल जैसा हो गया था और उसकी महंगी सर्जरी वाली नाक भी टेढ़ी हो गई थी। लेकिन उस समय तक किसी को भी उस पर दया नहीं आई। वे सभी उसे घृणा और तिरस्कार से देख रहे थे। टीना रोते हुए उठी। उसने विक्रम की जाती हुई आकृति को एक नफरत भरी नजर से देखा और फिर अपना चेहरा छिपाकर वहां से भाग गई। इस छोटे से अंतराल के बाद विक्रम ने नैना मल्होत्रा, तान्या और बच्चों को आइस स्केटिंग शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया। नैना मल्होत्रा आइस स्केटिंग में काफी कुशल थी। वह बर्फ पर एक हंस की तरह तैर रही थी। लेकिन तान्या को कोई अनुभव नहीं था और जैसे ही उसने स्केट्स पहनकर बर्फ पर कदम रखा, वह लड़खड़ाकर गिरने वाली थी। हालांकि विक्रम के पास भी स्केटिंग का कोई पूर्व अनुभव नहीं था, लेकिन अपनी अमर पूज्य की क्षमताओं और शारीरिक संतुलन के साथ ये छोटा सा मामला निश्चित रूप से उसके लिए कोई चुनौती नहीं था। उसने तुरंत महारत हासिल कर ली और तान्या को सिखाने के लिए उसका हाथ थाम लिया। जहां तक जिया और निया की बात है, वे दोनों एक स्लेज पर बैठी थीं और कुछ प्यारे स्लेज कुत्तों, हस्की डॉग्स के साथ खुशी से खेल रही थीं। सर्दियों में दिन छोटे होते हैं और जल्द ही आकाश में अंधेरा छाने लगा। नैना मल्होत्रा ने उस दोपहर बहुत अच्छा समय बिताया था। अब वह विक्रम के बगल में बैठी थी, हल्की हल्की हाँफ रही थी। उसके गालों पर खुशी की लाली थी। थक गई? विक्रम ने पूछा। नैना ने अपना सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं, मुझे तो बहुत मजा आया। विक्रम ने तान्या की ओर देखा, जो पास में ही अभी भी थोड़ा लड़खड़ा रही थी लेकिन हंस रही थी। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, तो क्या तुम्हें मजा आया। बिल्कुल, पिछले 4 सालों में यह मेरा सबसे खुशी का दिन है, तान्या ने दिल से कहा। इस समय आइस रिंक के चारों ओर रंग बिरंगी रोशनी चालू हो गई थी। बर्फ की भूल भुलैया और महल रोशनी में शानदार ढंग से चमक रहे थे और पूरा दृश्य किसी जादुई, बर्फ से ढके राज्य जैसा लग रहा था। ये बहुत सुंदर है, नैना मल्होत्रा ने स्वप्निल और मुग्ध निगाहों से कहा। विक्रम ने सहमति में सिर हिलाया। भले ही उसने अपने 3000 वर्षों के जीवन में इससे हजारों गुना अधिक शानदार और अलौकिक दृश्य देखे थे, लेकिन इस समय अपने परिवार और दोस्तों के साथ विक्रम को लगा कि मानव दुनिया की ये साधारण खुशियां भी किसी स्वर्ग से कम सुंदर नहीं थीं। डैडी डैडी देखो, हम कितने अच्छे से स्केटिंग कर रहे हैं। जिया और निया दोनों ने अपने छोटे छोटे पैरों में सबसे छोटे आकार के स्केट्स पहने हुए थे और विक्रम के सामने बर्फ पर फिसलते और करतब दिखाते हुए अपनी नई कला का प्रदर्शन कर रहे थे। विक्रम मुस्कुराया और ताली बजाई। वाह मेरी राजकुमारियां, तुम दोनों कितनी होशियार हो, तुमने इतनी जल्दी स्केटिंग सीख ली। हाँ पापा, लेकिन तान्या आंटी अभी भी अनाड़ी हैं, उन्हें तो ठीक से खड़ा होना भी नहीं आ रहा, जिया ने खिलखिलाते हुए कहा। तान्या, जो पास में ही स्केटिंग करने में संघर्ष कर रही थी और कई बार गिरने से बची थी, शर्म से लाल हो गई। जिया, अपनी तान्या आंटी के बारे में ऐसा मत कहो, विक्रम ने हल्की चिड़की के साथ कहा। तान्या का शर्मीलापन अंततः थोड़ा कम हुआ। हालांकि विक्रम ने फिर एक शरारती मुस्कान के साथ जोड़ा, भले ही यह सच हो कि वह थोड़ी अनाड़ी है, तुम्हें ये बात इतनी जोर से नहीं कहनी चाहिए। जिया और निया इस मजेदार छेड़छाड़ पर खिलखिलाकर हंस पड़ी। तान्या ने थोड़ा परेशान होकर एक नकली गुस्से वाली नजर से विक्रम को घूरा और फिर लड़खड़ाते हुए उनसे थोड़ा दूर चली गई। इस पल आइस रिंक के एक दूर कोने में कई जोड़ी खूंखार आंखें विक्रम और उसके परिवार को घूर रही थीं। क्या यही वो आदमी है, गिरोह का नेता, एक अधेड़ उम्र का आदमी जिसके सिर पर नामात्र के बाल थे, उसने पूछा।
टीना टीना उसके पास झुक गई और कड़वाहट से सिर हिलाया। हाँ डैनी भाई यही वो मनहूस आदमी है। तस्क तस्क, ये दोनों औरतें तो सचमुच बहुत सुंदर हैं, एकदम माल हैं। गंजे आदमी, जिसे लोग डैनी भाई कहते थे, ने कामुकता से भरी नजरों से देखते हुए कहा। डैनी भाई, आपको मेरा बदला लेना होगा। उस आदमी की वजह से मैंने खुद को थप्पड़ मारे, मेरा चेहरा सूज गया है और मेरी नाक टेढ़ी हो गई है। टीना ने बहुत दुखी और पीड़ित स्वर में कहा। यह डैनी भाई इस इलाके का एक स्थानीय गुंडा और सरगना था। इस प्राकृतिक आइस स्केटिंग रिंग के कारोबार पर उसका एकाधिकार था। वह यहाँ से काफी अच्छा पैसा बना रहा था। टीना उसे जानती थी और उस दिन पहले विक्रम द्वारा अपमानित किए जाने के बाद वह अपने अपमान का बदला लेने की उम्मीद में डैनी भाई को खोजने आई थी। डैनी भाई ने सिर हिलाया। जरूर मेरी जान, कोई मेरे लोगों से और खासकर एक इतनी सुंदर लड़की से पंगा लेने की हिम्मत कैसे कर सकता है। लगता है वह जीने से थक गया है। डैनी भाई के सिर्फ एक इशारे से उनके पीछे चल रहे दर्जन भर हटेकटे गुंडे हरकत में आ गए। वे बड़ी सहजता से भीड़ में घुलते मिलते विक्रम की ओर बढ़े। रिंग पर नियमित रूप से आने वाले लोगों ने इस समूह को पहचान लिया और उन्हें पता चल गया कि ये स्थानीय गुंडे हैं, इसलिए सभी ने चुपचाप उनसे दूरी बना ली। इसलिए इस गिरोह को विक्रम और उसके परिवार के चारों ओर एक सूक्ष्म घेरा बनाने में ज्यादा समय नहीं लगा। विक्रम अपनी बेटियों के साथ हंस रहा था और बातें कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह आने वाले खतरे से पूरी तरह अनजान था। डैनी भाई आगे बढ़ा और सबसे पहले तान्या के पास पहुंचा, जो अकेली संघर्ष कर रही थी। अरे ओ सुंदर लड़की, क्या स्केटिंग नहीं कर सकती? आओ डैनी भाई तुम्हें सिखाएंगे, उसने पास आते हुए एक गंदी मुस्कान के साथ कहा। तान्या ने अपनी भौहें सिकुड़ी और एक तरफ हट गई। तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती, कृपया मुझसे दूर रहो। डैनी भाई और चौड़ा मुस्कुराया, जिससे उसके पान से रंगे बड़े पीले दांत दिखने लगे। इतनी नाजुक और सुंदर लड़की अकेले स्केटिंग कर रही है, क्या तुम्हें बोरिंग नहीं लग रहा? मैं कौन हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अहम तो यह है कि इतनी सुहावनी शाम है, क्या तुम्हें किसी असली मर्द का साथ नहीं चाहिए? जब डैनी भाई बोल रहा था तो उसने बड़ी बेशर्मी से लालच भरी नजरों से तान्या को ऊपर से नीचे तक देखा। वह लड़की दूर से तो सुंदर थी ही, पास से देखने पर वह और भी अधिक मनमोहक लग रही थी। उसकी गंदी निगाहों और बातों से घबराकर तान्या ने तीखी प्रतिक्रिया दी। मैं फिर कह रही हूँ, मुझसे दूर रहो। और मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे कुछ दोस्त भी मेरे साथ आए हैं। डैनी भाई ने एक व्यंग्यात्मक हंसी हंसी। दोस्त? कौन वह? उसने पास ही खड़े विक्रम की ओर इशारा करते हुए तिरस्कार से कहा। तुम्हारा वह दोस्त इतना डरपोक लग रहा है कि उसकी इधर देखने की भी हिम्मत नहीं हो रही है। क्या तुम्हें लगता है कि वह बीच में आने की जुर्रत करेगा? इसके अलावा मैं तुम्हें बता दूं छोटी बहन, तुम्हारे इस दोस्त ने मेरी एक खास आदमी टीना को पीटा है। मैं बस उसी का हिसाब किताब बराबर करने आया हूँ। डैनी भाई ने अहंकार से घोषणा की। तान्या का चेहरा डर से पीला पड़ गया। उसके दांत कस गए और उसके दिल में चिंता घर कर गई। ये आदमी स्पष्ट रूप से पूरी तैयारी के साथ आए थे। खासकर जब उसने उनके साथ खड़ी नफरत से भरी टीना को देखा तो उसे यकीन हो गया कि वे यहाँ बदला लेने ही आए हैं। क्या विक्रम अकेले इतने सारे गुंडों का सामना कर पाएगा, जबकि उसके साथ नैना और दो छोटी बच्चियां भी हैं? हे, तो अगर तुम समझदारी से काम लोगी और चुपचाप मेरे साथ चलोगी तो डैनी भाई तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे और तुम्हारे उस दोस्त के लिए चीजें ज्यादा मुश्किल नहीं बनाएंगे, डैनी भाई ने कहा और अपना हाथ तान्या को पकड़ने के लिए आगे बढ़ाया। सटाक, एक सफेद रोशनी की चमक हुई। डैनी भाई को अपनी कलाई पर एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे वहां से अचानक कुछ गायब हो गया हो। फिर उसने नीचे देखा और पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसकी दोनों उंगलियां कलाई से साफ कटकर अलग हो चुकी थीं। खून का एक फव्वारा फूटा और तीव्र दर्द ने डैनी भाई के मुंह से एक सुअ जैसी चीख निकलवा दी। आह, मेरी उंगलियां, मैंने अभी सुना कि तुम मुझसे कोई हिसाब किताब बराबर करने आए हो। विक्रम धीरे धीरे चलते हुए उसके पास आया। उसके चेहरे पर एक शांत लेकिन खौफनाक मुस्कान थी। इस बीच नैना मल्होत्रा ने समझदारी दिखाते हुए पहले ही जिया और निया को गोद में उठा लिया था और उन्हें भीड़ से दूर ले गई थी, क्योंकि वह जानती थी कि अब जो होने वाला है वह निश्चित रूप से बच्चों के देखने लायक नहीं होगा। तुम डैनी भाई दर्द से भूसे की तरह कांप रहा था। उसका चेहरा डर से विकृत हो गया था। उसे समझ ही नहीं आया कि अभी क्या हुआ था। उसकी उंगलियां अचानक कैसे कट गईं? क्या यह इस आदमी का काम था? लेकिन उसने तो हाथ भी नहीं हिलाया था। विक्रम की नज़र उस टीना पर गई, जो अब डर के मारे थर-थर कांप रही थी। शुरुआत में मेरा मूड अच्छा था, इसलिए मैंने तुम्हें हल्की सजा देकर छोड़ दिया था, लेकिन लगता है तुम खुद मुसीबत को दावत दे रही हो। अब जो होगा उसके लिए तुम खुद जिम्मेदार हो। टीना इतनी डरी हुई थी कि उसके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। डैनी भाई ने दर्द के बावजूद दांत पीसते हुए अपने गुर्गों को आदेश दिया। क्या देख रहे हो बेवकूफो? सब एक साथ टूट पड़ो इस पर। इस साले को जान से मार डालो। उसका गिरोह हथियारों के साथ विक्रम की ओर दौड़ा और उसे चारों तरफ से घेर लिया। विक्रम अपनी पीठ के पीछे हाथ बांधे खड़ा था। वह इत्मीनान से ऊपर आकाश की ओर देख रहा था और उसके होंठों पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान थी। तान्या, हम क्या? तान्या ने डरते हुए पूछा। तुम एक डॉक्टर हो तो क्या तुम जानती हो कि एक अच्छी हड्डी गुड बोन की पहचान क्या होती है? तान्या ने हैरान होकर सिर हिलाया। नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा, तो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जैसे ही विक्रम ने यह कहा, उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और सबसे आगे दौड़कर आ रहे गुंडे की छाती पर एक हल्की सी हथेली मारी। कड़क, हड्डियों के टूटने की एक भयानक और स्पष्ट आवाज के साथ वह गुंडा किसी फुटबॉल की तरह हवा में उड़ा और 10 मीटर दूर जाकर गिरा। विक्रम को उन दर्जन भर गुंडों से निपटने में 10 सेकंड से भी कम समय लगा। उसकी हरकतें इतनी तेज थीं कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। वह हवा की तरह उनके बीच से गुजरा और बिना किसी अपवाद के सभी गुंडों के हाथ या पैर विक्रम द्वारा तोड़ दिए गए थे। रिंग पर हड्डियों के टूटने की भयानक आवाजें गूंज रही थीं, जैसे कोई सूखी लकड़ियां तोड़ रहा हो। जब विक्रम ने आखिरी गुंडे को जमीन पर गिरा दिया और अपना पैर उसकी छाती पर रखा तो उसने बड़ी उदासीनता से कहा, सुनी तुमने हड्डियों के टूटने की यह आवाज़? अगर यह आवाज़ कड़क और साफ है तो इसका मतलब है कि हड्डियां अच्छी थीं। फिर विक्रम ने कांपते हुए डैनी भाई की ओर देखा और मुस्कुराया। अब तुम्हारी बारी है डैनी भाई। डैनी भाई को लगा कि वह अभी रो पड़ेगा। किसने सोचा था कि यह साधारण सा दिखने वाला आदमी इतना भयानक और शक्तिशाली हो सकता है? सिर्फ कुछ ही सेकंड में उसके सारे प्रशिक्षित गुंडे जमीन पर पड़े कर आ रहे थे।
तुम मेरे पास मत आना। मैं कुणाल भाई किलकून का आदमी हूँ। तुम जानते हो कुणाल भाई कौन है? वह सुल्तान भाई बॉस डू के सबसे खास आदमी हैं। अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो कुणाल भाई तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। डैनी भाई ने अपनी आखिरी उम्मीद कुणाल का नाम लिया और उसमें थोड़ी झूठी हिम्मत आ गई। सही, क्या कुणाल भाई आज ही शहर वापस नहीं आए हैं? उनके नाम का झंडा बुलंद करके कौन उनकी अवज्ञा करने का साहस करेगा? लेकिन डैनी भाई को विक्रम के चेहरे पर घबराहट का कोई नामो निशान नहीं दिखाई दिया। इसके विपरीत उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। कुणाल, खूनी कुणाल, हाँ तुम कुणाल भाई को भी जानते हो, तो बेहतर होगा कि अभी इसी वक्त घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कुणाल भाई यहीं पास में ही हैं। अगर मैंने उन्हें बुला लिया तो? डैनी भाई ने अपनी धमकी जारी रखी। विक्रम मंद मंद मुस्कुराया, ठीक है मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूँ। अपने उस कुणाल भाई को फोन करो और उसे यहाँ बुलाओ। मैं व्यक्तिगत रूप से उससे मिलूंगा और माफी मांगूंगा। हम कम से कम तुम इतने समझदार तो हो कि डर गए। डैनी भाई को लगा कि उसकी धमकी काम कर गई। उसने जल्दी से अपना सेल फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। हेलो कुणाल भाई, मैं डैनी बोल रहा हूँ। मैं आइस रिंक पर हूँ। यहाँ एक साला बहुत घमंडी बन रहा है। उसने मेरे दर्जन भर आदमियों को बुरी तरह पीटा है और मेरी उंगलियां काट दी हैं। जल्दी आइए भाई। फोन के दूसरी तरफ से कुणाल की खूंखार आवाज आई, क्या? किसमें इतनी हिम्मत है कि मेरे इलाके में मेरे लोगों से पंगा ले? उसे वहीं रोक कर रखो, मैं अभी आ रहा हूँ। आज मैं उसकी खाल उधेड़ दूंगा। डैनी भाई ने फोन रख दिया और आत्मसंतुष्ट होकर दर्द से कराहते हुए भी एक कुटिल मुस्कान के साथ विक्रम को देखने लगा। अब देख तेरी क्या हालत होती है। कुणाल भाई बस आते ही होंगे। उस समय भी वहां मौजूद बहुत से दर्शक जो अब तक का तमाशा देख चुके थे चुपचाप आपस में फुसफुसा रहे थे। यह आदमी कौन है? इसकी हिम्मत कैसे हुई डैनी भाई के आदमियों पर हमला करने और खुद डैनी भाई की उंगलियां काटने की? मैं इसे नहीं जानता, लेकिन ये तो बहुत ही जबरदस्त फाइटर लगता है। इसने अकेले ही सबको धूल चटा दी। ओह, ये लड़का तो बहुत ही हैंडसम और ब्रेव है। कुछ लड़कियां आपस में बातें कर रही थीं। शश, शांत रहो। डैनी भाई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके साथ खिलवाड़ किया जाए। उसे पीछे से बड़े लोगों का समर्थन प्राप्त है। मैंने सुना है कि यह उत्तरगढ़ का कुख्यात खूनी कुणाल का आदमी है। एक जानकार व्यक्ति ने चेतावनी दी। बहुत से लोग विक्रम के लिए चिंतित थे। कुछ बहादुर आत्माएं चिल्ला रही थीं, अरे दोस्त, अब भागो, यहाँ से निकल जाओ। एक समझदार आदमी वही होता है जो जानबूझकर मुसीबत में नहीं पड़ता। सही कहा यार, तुम्हारे साथ लड़कियां और बच्चियां भी हैं। जल्दी से निकलो, वो कुणाल भाई कोई मामूली गुंडा नहीं है, वह बहुत खतरनाक है। विक्रम इन चेतावनियों से बिल्कुल अविचलित रहा। उसने बस इन लोगों को एक हल्की सी आश्वस्त करने वाली मुस्कान दी और फिर उदासीनता से कहा, चिंता मत करो, ये ठीक है। मैं भी वास्तव में देखना चाहता हूं कि यह कुणाल भाई कितना अद्भुत और खतरनाक है। कुछ समझदार दर्शक अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सके। आजकल के युवा हमेशा इतने जोशीले और बेवकूफ होते हैं, अपनी जान की परवाह ही नहीं करते। जब वे बातें कर रहे थे तभी एक तेज हॉर्न की आवाज आए और एक एसयूवी ब्रेक मारती हुई रुकी। कुणाल भाई अपने कुछ और हथियारबंद आदमियों के साथ वहां पहुंच गया। कुणाल जल्दी आ गया था क्योंकि जैसा कि डैनी भाई ने कहा था वह पास में ही रहता था। उस समय कुणाल आक्रोश और क्रोध से भरा हुआ था। होटल सम्राट इंटरनेशनल पर हुए उस भयानक अपमानजनक घटना के कारण उसे उसके बॉस सुल्तान भाई द्वारा शहर के मुख्य इलाके से बाहर निकाल दिया गया था। उसे सजा के तौर पर इस उजाड़ और ठंडी जगह पर आइस रिंक की देखरेख करने के लिए भेज दिया गया था। स्पष्ट शब्दों में कहें तो यह उसका निर्वासन एक्साइट था। लेकिन सबसे बुरी बात यही नहीं थी। कुणाल को सबसे ज्यादा तकलीफ अपने बालों की वजह से हो रही थी। हर बार जब वह आईने में अपना गंजा और अजीब सा सिर देखता तो उसका दिल खून के आंसू रोता था। विक्रम ने सचमुच बहुत क्रूरता दिखाई थी। एक भी बाल नहीं छोड़ा था, जड़ से उखाड़ दिया था। अब कुणाल का सिर किसी छिले हुए उबले अंडे जैसा चमकदार और चिकना लग रहा था, जिस पर इतनी चमक थी कि लोगों की परछाई भी दिख सकती थी। क्या ये कभी वापस उग भी पाएगा? हर बार जब वह इसके बारे में सोचता तो कुणाल उस आदमी विक्रम को अपने हाथों से जिंदा फाड़ देना चाहता था। लेकिन ये तो बस एक ख्याली पुलाव था, क्योंकि सुल्तान भाई ने उससे बहुत कड़ी और स्पष्ट चेतावनी दी थी। भविष्य में जब भी तुम उस आदमी मिस्टर विक्रम को देखो तो तुम्हें उससे जितना हो सके दूर रहना होगा। अगर तुमने फिर से कोई गड़बड़ की तो मैं खुद तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। समझ गए? इसलिए कुणाल केवल अपने दिल की भड़ास निकाल सकता था, असलियत में कुछ कर नहीं सकता था। इस बार डैनी भाई का फोन आने पर कुणाल का दबा हुआ क्रोध बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। उसे लगा कि कोई नया शिकार मिला है जिस पर वह अपना गुस्सा उतार सकता है, इसलिए वह तुरंत अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच गया। डैनी भाई ने अपने कटे हुए हाथ को पकड़े हुए जल्दी से सिर हिलाया और झुककर अभिवादन किया, कुणाल भाई आप आ गए। अरे आपने इतनी ठंड में टोपी क्यों नहीं पहनी? बीमार पड़ जाएंगे। कुणाल अब अपने बालों या उनकी कमी को लेकर बहुत संवेदनशील हो गया था और टोपी का जिक्र भी उसे चिढ़ा देता था। उसने डैनी भाई को एक जहरीली नजर से घूरा। मेरा सिर, मेरी मर्जी, मैं वही करूंगा जो मैं चाहता हूं, तुम्हें इससे क्या? जी माफ करना भाई। कुणाल भाई देखो, उस आदमी ने मेरी 2 उंगलियां काट दी। वह आदमी बहुत घमंडी है, उसने हमारे सारे लड़कों को बुरी तरह पीटा है। डैनी भाई ने विक्रम की ओर इशारा करते हुए शिकायत की। कुणाल का चेहरा जानलेवा हो गया। अरे वाह, मैं पिछले कुछ दिनों से वैसे ही बहुत बुरे मूड में हूँ। मैं जहां भी जाता हूँ मुसीबत मेरा पीछा करती है। ऐसा लगता है कि अपना खोया हुआ सम्मान वापस पाने और अपना मूड ठीक करने के लिए मुझे आज कुछ लोगों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये कहते हुए उसने डैनी भाई द्वारा बताई गई दिशा में देखा। उसकी आंखों में खून उतर आया था और तब वह एकदम ठिठक गया, जैसे किसी ने उसे बर्फ में जमा दिया हो, क्योंकि उसने रोशनी के नीचे खड़े उस आदमी को देखा। वह ऊंचा और सीधा खड़ा था, उसके चेहरे पर एक वही पुरानी डरावनी उपहासपूर्ण मुस्कान थी। कुणाल भाई, डैनी भाई ने अपनी बात जारी रखी, यही है वो आदमी और उसके साथ जो लड़की है वो उसकी है। पहले इस आदमी का काम तमाम करते हैं, फिर उस लड़की को आपको सौंप देंगे कुणाल भाई। लेकिन इससे पहले कि डैनी भाई अपनी बात पूरी कर पाता, कुणाल ने घूमकर एक जोरदार तमाचा उसके चेहरे पर जड़ दिया। चेताक थप्पड़ इतना जोरदार और भयानक था कि डैनी भाई अपनी जगह पर 3 बार घूमा और फिर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा।
उसने अपना सूजा हुआ चेहरा हाथ से ढक लिया और कुणाल को फटी आंखों से देखने लगा। कुणाल भाई, आपने मुझे क्यों मारा? फिर कुणाल ने कुछ ऐसा किया जिसने वहां मौजूद सभी लोगों को हैरान कर दिया। उनके जबड़े खुले के खुले रह गए। वह कांपते कदमों से विक्रम की ओर कुछ कदम आगे बढ़ा और फिर धपस से उसके सामने घुटनों के बल गिर गया। उसने अपना सिर जमीन पर टेक दिया और अत्यंत सम्मान और डर के साथ कहा, मिस्टर विक्रम, मेरी गुस्ताखी माफ करें, मुझे नहीं पता था कि यह आप हैं। पूरे आइस रिंक पर सन्नाटा छा गया। सुई गिरने की भी आवाज सुनाई दे सकती थी। डैनी भाई और वह टीना नामक महिला, उनके मुंह इतने खुले रह गए कि एक पूरा सेब उनमें समा सकता था। विक्रम ने घुटने टेके हुए कुणाल को देखा और बड़ी उदासीनता से कहा, तुम समय और परिस्थितियों को पहचानने में काफी समझदार हो। कुणाल कांप उठा और उसने बिना सिर उठाए कहा, मिस्टर विक्रम, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि यहाँ आप हैं। अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता तो मैं खुद दौड़कर सबसे पहले आपका स्वागत करने आता। मेरी जरूरत ही नहीं होती। विक्रम ने सिर हिलाया, उसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हारे ये गुर्गे मेरे स्वागत के लिए बहुत उत्सुक नहीं थे, है ना? इन्होंने मेरी दोस्त को परेशान किया। कुणाल तुरंत उछलकर खड़ा हो गया, उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। वह दौड़कर डैनी भाई के पास गया और उसे पागलों की तरह लात मारने लगा, अबे अंधे बेवकूफ, क्या तुझे पता नहीं है कि ये कौन है? ये मिस्टर विक्रम है। क्या तू जीने से थक गया है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर विक्रम के सामने जंगलीपन दिखाने की और उनके दोस्तों को छेड़ने की? इस पल डैनी भाई डर के मारे पत्थर हो गया था। उसके दिमाग में अचानक एक बात कौंधी। पिछले कुछ दिनों से उत्तरगढ़ के अंडरवर्ल्ड में एक किंवदंती जंगल की आग की तरह फैल रही थी। कहा जा रहा था कि होटल सम्राट इंटरनेशनल में किसी ने खूनी कुणाल को बुरी तरह पीटा था और उसके बाल नोच लिए थे। यहाँ तक कि बड़े बॉस सुल्तान भाई को भी उस आदमी के सामने सिर झुकाना पड़ा था। ऐसी भी अफवाहें थीं कि इस व्यक्ति के स्वागत के लिए सम्राट ग्रुप की मालकिन मिस रिया खुद आई थी। क्या ऐसा हो सकता है कि ये वही आदमी है? जैसे ही यह विचार उसके दिमाग में आया, डैनी भाई दर्द को भूलकर जल्दी से उठा और विक्रम के सामने घुटनों के बल गिर गया। वह जमीन पर सिर पर कपटिक कर भीख मांगने लगा। मिस्टर विक्रम, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी जान बख्श दीजिए। मैं एक मूर्ख हूँ, मैं अंधा हूँ जो आपको पहचान नहीं पाया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। घटनाओं के इस आश्चर्यजनक मोड़ ने वहां मौजूद सभी दर्शकों को अवाक कर दिया था। डैनी भाई, जो आमतौर पर इतना घमंडी और क्रूर था, अब जमीन पर घुटने टेक कर एक पोते की तरह भीख मांग रहा था। यहाँ तक कि कुणाल भाई, जो उत्तरगढ़ में अपने खौफ के लिए जाना जाता था, उसे भी इस आदमी के सामने इतनी विनम्रता से दया की भीख मांगनी पड़ रही थी। कई लोग अब विक्रम को एक नए सम्मान, डर और आश्चर्य के मिश्रित भावों के साथ देखने लगे। आखिर यह आदमी है कौन? विक्रम की नजर अब उस टीना पर गई, जो डर के मारे पहले ही पत्थर की मूरत बन चुकी थी। देखा तुमने, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। शुरुआत में मेरा मूड अच्छा था, इसलिए मैंने तुम्हें हल्की सजा देकर छोड़ दिया था, लेकिन तुमने बात को जाने नहीं दिया और खुद अपनी मौत को दावत दी। अब तुम मुझे दोष नहीं दे सकती, है ना? टीना का चेहरा पीला पड़ गया, उसके होंठ कांपने लगे। इस बीच डैनी भाई गुस्से से पागल हो रहा था। ये सब इस मनहूस औरत की वजह से हुआ है। अगर इसने उसे उकसाया न होता तो वह आज इस हालत में न पहुंचता, अपनी 2 उंगलियां न खोता और इतने बड़े आदमी से पंगा न लेता। इसलिए वह उछलकर खड़ा हुआ और उसने पूरी ताकत से एक जोरदार तमाचा टीना के चेहरे पर जड़ दिया। चटाक! टीना की नाक, जो कुछ देर पहले ही खुद को थप्पड़ मारने से टेढ़ी हुई थी, इस नए प्रहार से और भी बुरी तरह टूट गई और खून बहने लगा। इस समय कुणाल एक तरफ खड़ा था। उसका गंजा सिर ठंडे पसीने से लथपथ था और उसमें विक्रम की ओर देखने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। इस आदमी ने उसके दिलो दिमाग में एक गहरी और खौफनाक याद छोड़ दी थी। विक्रम ने हल्के से मुस्कुराते हुए कुणाल से कहा, वैसे सच कहूं तो ये गंजा लुक तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। चिड़िया के घोंसले से तो बेहतर ही है। कुणाल की मुस्कान किसी के रोने से भी ज्यादा बदसूरत और दयनीय थी। जी शुक्रिया मिस्टर विक्रम, आपकी मेहरबानी है। तभी विक्रम ने तान्या का हाथ पकड़ा और उसे सहारा देकर आगे बढ़ाया। चलो तान्या, अब घर चलते हैं, बहुत देर हो गई है। विक्रम के लिए ये सड़क छाप गुंडे और सामाजिक कचरा उसके समय या ऊर्जा के लायक नहीं थे। उन्हें मारना भी अपना हाथ गंदा करना था। जब विक्रम, तान्या, नैना मल्होत्रा और बच्चे काफी दूर चले गए, तब जाकर डैनी भाई सदमे से बाहर आया और हकलाते हुए बोला, कुणाल भाई, यह आदमी। भाई मेरे गधे, क्या तुझे पता है कि तूने आज मुझे लगभग मरवा ही दिया था? कुणाल गुस्से से फट पड़ा और उसने डैनी भाई को एक और लात मारी। इस समय कुणाल के दिल में विक्रम के प्रति थोड़ी सी भी नाराजगी या बदला लेने की भावना रखने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि विक्रम के साथ बिताए उन कुछ मिनटों ने उसके अंदर मौत के डर का अर्थ गहराई से उकेर दिया था। कुणाल को इसमें कोई संदेह नहीं था कि यदि उसने आज तुरंत सही प्रतिक्रिया नहीं दी होती और माफी नहीं मांगी होती तो अब तक उसका सिर धड़ से अलग हो चुका होता। इसकी तुलना में अपने सारे बाल खोना या गंजा रहना कोई बड़ी बात नहीं थी। जान है तो जहान है। डैनी भाई अब पूरी तरह से डर गया था, इसलिए उसने कोई आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की। कुणाल ने एक गहरी सांस ली और फिर एक कड़ा निर्देश दिया, सुनो सब लोग, अब से अगर तुम में से कोई भी इस आदमी मिस्टर विक्रम को देखे तो उससे जितना हो सके दूर रहना, रास्ता बदल लेना, और अगर तुम सचमुच उससे बच नहीं सकते तो तुरंत घुटनों के बल बैठ जाना और एक आज्ञाकारी पोते की तरह व्यवहार करना, समझे? कोई हीरो बनने की कोशिश मत करना। जी भाई, समझ गए, डैनी भाई और बाकी गुर्गों ने सिर झुकाकर जवाब दिया। और यह मत सोचना कि मैं तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा हूँ। यह एक चेतावनी है जो खुद सुल्तान भाई ने मुझे दी है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम सुल्तान भाई से ज्यादा होशियार या ताकतवर हो तो आगे बढ़ो और उस आदमी से पंगा लेकर देखो। फिर जो होगा उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँगा। जब तक वे उस पुराने आवासीय परिसर के प्रवेश द्वार पर पहुंचे जहां विक्रम रहता था, तब तक रात काफी हो चुकी थी। दोनों छोटी लड़कियां जिया और निया दिन भर की थकान के बाद एक बार फिर विक्रम की मजबूत बाहों में गहरी नींद में सो गई थीं। उन्हें आराम से पकड़े हुए विक्रम नैना मल्होत्रा के साथ हंसते और पुरानी यादें ताज़ा करते हुए घर की ओर चल रहा था। जहां तक तान्या की बात है, वह चाचा जी के यहाँ रात का खाना खाने के बाद अस्पताल के अपने हॉस्टल में लौट गई थी। जैसे ही वे इमारत के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, विक्रम की नज़र सड़क के किनारे खड़ी एक शानदार कार पर पड़ी।
यह एक चमकदार लाल रंग की फरारी थी। उसका सुव्यवस्थित और आधुनिक ढांचा आसपास के गंदे और अव्यवस्थित वातावरण के बिल्कुल विपरीत लग रहा था और कई राहगीर उसे मुड़मुड़ कर देख रहे थे। कार को देखते ही नैना मल्होत्रा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी चाल धीमी पड़ गई और उसी क्षण फरारी का कैंचीनुमा सिजर दूर दरवाजा ऊपर की ओर खुला और एक महिला बाहर निकली। उसने काले रंग की फिशनेट स्टॉकिंग्स और एक बहुत ही स्टाइलिश चुस्त काली पोशाक पहनी हुई थी। वह महिला काफी आकर्षक थी, लेकिन उसका चेहरा बेहद कठोर और गंभीर था। उसके पतले होंठ चाकू की धार जैसे लग रहे थे, जो स्पष्ट रूप से संकेत दे रहे थे कि वह कोई ऐसी महिला नहीं है जिसके साथ आसानी से खिलवाड़ किया जा सके। नैना, तो तुम सचमुच यहाँ हो? महिला ने बर्फ से भी ठंडे स्वर में कहा। नैना मल्होत्रा का चेहरा डर और शर्मिंदगी से बदसूरत हो गया। उसने फुसफुसाते हुए कहा, सीमा मैम, सीमा मैम। यह महिला कोई और नहीं बल्कि नैना की एजेंट थी, जिसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आयरन लेडी या क्वीन ऑफ सीजर, क्वीन ऑफ सेजा के नाम से जाना जाता था। सीमा, सीमा। सीमा ने सिर के इशारे से कार की ओर संकेत किया, कार में बैठो। नैना मल्होत्रा अपनी जगह से हिली तक नहीं। सीमा ने अपनी भौहें सिकुड़ी। नैना, मुझे उम्मीद है कि तुम अभी भी अपने होश में हो और स्पष्ट रूप से सोच सकती हो। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि इस तरह का एक साधारण आदमी तुम्हारे करियर और भविष्य को दांव पर लगाने के लायक है? नैना मल्होत्रा ने अचानक अपना सिर उठाया और उसकी आंखों में देखते हुए पूरी गंभीरता से कहा, हाँ, वह इसके लायक है। सीमा की नज़र और भी ठंडी हो गई, खासकर जब उसने विक्रम की बाहों में सो रहे 2 बच्चों को देखा। उसका चेहरा अविश्वास और घृणा से भर गया। जिस दिन नैना मल्होत्रा बिना किसी को बताए अपना फोन बंद करके गायब हो गई थी, उसी दिन उसने इस आयरन लेडी के गुस्से को भड़का दिया था। वह नैना को वापस खींच लाने के दृढ़ इरादे से व्यक्तिगत रूप से उत्तरगढ़ तक चली आई थी। नैना, यहाँ आने से पहले मैंने सोचा था कि जिस आदमी ने तुम्हें इतना दीवाना बना दिया है, वह जरूर कोई असाधारण और सफल व्यक्ति होगा। लेकिन मुझे सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसी गंदी और पिछड़ी जगह पर रहता होगा, और वो भी 2 बच्चों के साथ। सीमा का स्वर थोड़ा नर्म लेकिन और भी जहरीला हो गया। महिलाओं के लिए प्यार में पड़कर आवेगपूर्ण और मूर्खतापूर्ण काम करना आसान होता है, लेकिन तुम्हें कम से कम ये तो सोचना चाहिए कि क्या ये सब सार्थक है? क्या यह आदमी तुम्हारे लायक है? ऐसा आदमी तुम्हारे बिल्कुल लायक नहीं है। पूरी बातचीत के दौरान सीमा ने एक बार भी सीधे विक्रम की ओर नहीं देखा, मानो वह वहां मौजूद ही न हो। सीमा की नज़र में हालांकि वह आदमी बदसूरत नहीं था, लेकिन उसके पुराने कपड़े और उसके रहने की ऐसी जगह को देखते हुए वह निश्चित रूप से समाज के सबसे निचले पायदान पर था। एक असफल व्यक्ति। नैना मल्होत्रा ने एक ऐसे आदमी के लिए खुद को नीचा दिखाया था, ये सोचकर ही सीमा गुस्से से भर गई थी। नैना मल्होत्रा ने अपना सिर हिलाया। सीमा मैम, आप समझ नहीं रही हैं। समझ नहीं रही हूँ? हाँ, सीमा ने एक ठंडी हंसी हंसी। इस आदमी के लिए तुमने नेशनल टीवी पर रिपोर्टर्स के सामने अपने रिश्ते की घोषणा कर दी और जोंगडूक के 4 सबसे अमीर और प्रभावशाली युवाओं में से एक युवराज खन्ना को सीधे तौर पर ठुकरा दिया। क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि तुम्हारी इन हरकतों ने कंपनी के लिए कितनी बड़ी मुसीबतें खड़ी कर दी हैं? पूरा इंटरनेट तुम्हारे इस अफेयर को लेकर उबल रहा है, और तुमने सिर्फ इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय निर्देशक स्टीफन के साथ काम करने का सुनहरा मौका तक छोड़ दिया। मुझे सचमुच समझ नहीं आ रहा है, आखिर इस आदमी में ऐसा क्या खास है? उसमें सब कुछ खास है। कम से कम जब मैं उसके साथ होती हूँ तो मैं सचमुच खुश होती हूँ, और यह मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। नैना मल्होत्रा ने एक दृढ़ और अटल स्वर में कहा। सीमा ने विक्रम की ओर देखा, जो एक तरफ उदासीन भाव से खड़ा था। उसके चेहरे पर स्पष्ट उपहास और तिरस्कार था। काफी प्रभावशाली हो तुम, है ना? मुझे नहीं पता कि तुमने नैना पर कौन सा काला जादू किया है कि वह तुम्हारे प्रति इतनी समर्पित हो गई है, लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, क्या तुम्हारे पास उसे वह जीवन देने की औकात है जिसकी वह हकदार है? सीमा ने नैना मल्होत्रा के पहने हुए कपड़ों की ओर इशारा किया। इसके शरीर पर मौजूद कोई भी कपड़ा यूरोप के बड़े डिजाइनरों द्वारा विशेष रूप से तैयार किया गया है। यहाँ तक कि जो हैंड क्रीम यह इस्तेमाल करती है, उसकी कीमत शायद तुम्हारी पूरे महीने की सैलरी से ज्यादा होगी। क्या तुम सचमुच इतनी होनहार और सफल लड़की को अपने साथ इस गरीबी और संघर्ष में घसीटना चाहते हो? सीमा ने अपनी तीखी नजरें विक्रम पर गड़ा दी। नैना मल्होत्रा विक्रम के बचाव में कुछ बोलने ही वाली थी, लेकिन विक्रम ने अपना सिर हिलाकर उसे शांत रहने का संकेत दिया। फिर उसने सीमा को एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान दी। तुम्हारी बातें सुनने में काफी तार्किक और सही लगती हैं। हालांकि क्या तुमने कभी यह मुहावरा सुना है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, या दूसरों के फट्टे में टांग गड़ाना? सीमा पहले तो एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर उसकी समझ में आया और वह गुस्से से आग बबूला हो गई। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक बॉस के रूप में जिसके पास अनगिनत संसाधन और ताकत थी, आज तक किसी ने भी उससे इस लहजे में बात करने की हिम्मत नहीं की थी। लड़के, तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो, सीमा ने बर्फीले स्वर में कहा और बिजली की तेजी से एक हाई किक विक्रम के सिर की ओर चलाई। वह मार्शल आर्ट्स में प्रशिक्षित थी। विक्रम ने बस अपना सिर थोड़ा सा तिरछा किया और उस तेज किक को बड़ी आसानी से चकमा दे दिया। उसकी बाहों में जिया और निया थी, फिर भी उसके चेहरे पर घबराहट का कोई नामोनिशान नहीं था। बस एक हल्की लेकिन स्पष्ट और कड़कड़ाती हुई आवाज गूंजी, घुटने टेको। जैसे ही यह शब्द उसके मुंह से निकला, सीमा को ऐसा लगा जैसे एक अदृश्य अदम्य शक्ति ने उसे ऊपर से नीचे दबा दिया हो। एक जोरदार धपक की आवाज के साथ वह विक्रम के सामने घुटनों के बल गिर पड़ी। इस तरह के अपमान का अनुभव उसने अपने जीवन में पहले कभी नहीं किया था। उसकी आंखें शर्म और गुस्से से लाल हो गईं। उसने खड़े होने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी और संघर्ष करने लगी, लेकिन सब व्यर्थ था। सीमा को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे एक पूरा पहाड़ उसके कंधों पर रख दिया गया हो, जिसे हिलाना उसके बस की बात नहीं थी। उस क्षण आखिरकार सीमा की आंखों में डर और घबराहट की एक झलक दिखाई दी। विक्रम अब सीमा के सामने खड़ा था और उसे ऊपर से नीचे देख रहा था, जैसे एक देवता किसी नश्वर को देखता है। असल में तुम सही कह रही हो, नैना वाकई एक ऐसी लड़की है जिसका भविष्य असीमित है और वह बेहतरीन की हकदार है। हालांकि तुमने 2 बातें गलत समझी हैं, उसने शांत स्वर में कहा। पहली, मैंने नैना को तुम्हारे पास जाने से नहीं रोका, यह उसका अपना फैसला है। दूसरी, नैना एक जीती जागती इंसान है, कोई कठपुतली नहीं, और किसी को भी, यहाँ तक कि तुम्हें भी, उसे रोकने का कोई अधिकार नहीं है। इस दुनिया में कोई भी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता।
सबको नियमों और ताकतों के आगे झुकना पड़ता है। सीमा ने घुटनों पर बैठे बैठे ही एक ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया। विक्रम ने अपना सिर हिलाया। तुम गलतफहमी में हो, कम से कम मैं तो कर सकता हूँ। सीमा का चेहरा एक अविश्वसनीय हंसी से भर गया, जैसे उसने दुनिया का सबसे मजेदार चुटकुला सुन लिया हो। हा। ऐसा मत सोचो कि तुम थोड़ा बहुत कुंग-फू जानते हो, इसलिए तुम जो चाहो कर सकते हो। इस दुनिया पर असली ताकत और पैसे का राज है। तुम जैसा सड़कछाप आदमी झोंपड़ू जैसी जगह में 3 दिन भी नहीं टिक पाएगा। वहां के बड़े लोग तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे। विक्रम ने सीमा की ओर देखा, जिसके चेहरे पर अभी भी अविश्वास और घमंड था। उसने हल्के से सिर हिलाया। तुम गलत नहीं कह रही हो। ये दुनिया वाकई ताकत और पैसे के नियमों से चलती है, लेकिन मेरे नियम अलग हैं। अगर मैं कुछ ठान लूं तो इस पूरी कायनात में कोई मुझे रोकने की हिम्मत नहीं करता। सीमा ने फिर से उपहास किया। तुम्हें लगता है कि तुम। वह अपनी बात पूरी नहीं कर पाए, क्योंकि उसकी नज़र विक्रम की आंखों से मिल गई। वह एक ऐसी निगाह थी जिसमें कोई मानवीय भावना नहीं थी, दुख, न खुशी, न गुस्सा। यह एक अथाह सागर की तरह शांत और गहरी थी, ऊंची और श्रेष्ठ, जैसे कोई ब्रह्मांडीय सम्राट सब कुछ देख रहा हो। मेरे जीवन में विक्रम हमेशा सिर्फ 3 शब्दों पर अमल करता है। अपने दिल की सुनो। फॉलो योर हार्ट। उसकी आवाज़ अचानक बदल गई। उसमें एक खौफनाक गूंज आ गई। अगर कोई मेरी मर्जी के खिलाफ जाने की हिम्मत करता है तो उसकी सजा सिर्फ मौत है। अगर एक भी इंसान मेरा विरोध करेगा तो मैं एक को मार डालूंगा। अगर 10 लोग मेरा विरोध करेंगे तो 10 गिर जाएंगे। और अगर यह पूरी दुनिया मेरे दिल के खिलाफ जाएगी तो मैं इस आसमान के नीचे मौजूद हर चीज़ को नष्ट कर दूंगा। ये शब्द किसी साधारण धमकी की तरह नहीं, बल्कि एक अटल भविष्यवाणी की तरह गूंजे। इन्होंने सीमा को अंदर तक झकझोर दिया। यदि किसी और ने ये बातें कही होती तो वह उसे पागल समझती, लेकिन जब वे विक्रम के मुंह से निकले तो वे बहुत स्वाभाविक और सच लग रहे थे। पहली बार आयरन लेडी सीमा को अपने जीवन में तीव्र, हड्डी कंपा देने वाला भय महसूस हुआ, क्योंकि उसने विक्रम के शरीर से निकलती हुई एक वास्तविक और मजबूत हत्या की मंशा, किलिंग इंटेंट को महसूस किया था। विक्रम सचमुच सीमा का जीवन यहीं और अभी समाप्त करने के लिए तैयार था। यह महिला वास्तव में नैना मल्होत्रा का भला चाहती होगी, लेकिन उसके शब्दों में छिपे अपमान और विक्रम के परिवार के प्रति उसकी घृणा ने विक्रम को यह महसूस कराया कि अब इसका इस दुनिया में रहने का कोई मतलब नहीं है। जीवन और मृत्यु को अपने हाथों में थामना ठीक ऐसा ही था। विक्रम, प्लीज नहीं, ऐसा मत करो, नैना मल्होत्रा अचानक चिल्लाई। वह समझ गई थी कि क्या होने वाला है। विक्रम ने अपनी हत्या की मंशा को तुरंत रोक दिया। वह शांत हो गया और उसने नैना मल्होत्रा की ओर देखा। नैना मल्होत्रा ने अपने होंठ काटे। उसकी आंखों में विनती थी। सीमा मैम मेरे लिए हमेशा अच्छी रही हैं। उन्होंने मेरा करियर बनाने में बहुत मदद की है। प्लीज उन्हें जाने दो, मेरे लिए। विक्रम ने एक पल के लिए नैना मल्होत्रा के डरे हुए चेहरे को देखा, फिर एक हल्की कोमल मुस्कान के साथ बोला, ठीक है, जैसा तुम कहो। जैसे ही उसने ये कहा, सीमा को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके ऊपर से एक बहुत बड़ा अदृश्य पहाड़ हटा लिया गया हो। वह हाँफते हुए लड़खड़ाकर जमीन से ऊपर उठी। तब उसे एहसास हुआ कि उसकी पूरी पीठ डर के मारे ठंडे पसीने से भीग चुकी थी। यह आदमी विक्रम कौन है और इसकी उपस्थिति, इसका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली और डराने वाला क्यों है? सीमा के मन में भय और उलझन का तूफान चल रहा था। सीमा मैम, नैना मल्होत्रा ने शांत स्वर में कहा, मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं एक स्टार इसलिए बनना चाहती थी ताकि मेरी फोटो, मेरी खबर हर जगह हो और मैं लापता विक्रम को ढूंढ सकूं। अब जब वह लौट आया है तो मेरा मकसद पूरा हो गया है। शायद अब मुझे स्टार बने रहने की कोई जरूरत नहीं है। सीमा कांप उठी और उसने अविश्वास से नैना को देखा। क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा अभिनय करियर अभी तो ठीक से उड़ान भरना शुरू ही हुआ है। सफलता, शोहरत और पैसों की एक अंतहीन दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है और तुम सिर्फ एक आदमी के लिए सब कुछ छोड़कर पीछे हटना चाहती हो। पागल हो गई हो क्या? नैना ने अपना सिर नीचे कर लिया और कुछ नहीं बोली। उसका मन एक अजीब से द्वंद्व में फंसा हुआ था। नैना को इस हालत में देखकर सीमा ने अपने दांत पीस लिए। उसने हिम्मत जुटाई और विक्रम से मुखातिब हुई, मिस्टर विक्रम, मुझे माफ करना, मैंने पहले जो कुछ भी अपमानजनक कहा था मैं उसे वापस लेती हूँ। लेकिन कृपया मेरी स्थिति को समझिए। नैना मेरे लिए एक बेटी जैसी है। मैंने उसे शून्य से शिखर तक पहुंचाया है। उसका अचानक इस तरह सब कुछ छोड़कर जाने का फैसला मेरे लिए और खुद उसके भविष्य के लिए वाकई निराशाजनक और विनाशकारी है। विक्रम ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसका चेहरा भावहीन बना रहा। सीमा ने आगे कहा, मेरा मानना है कि आप कोई साधारण आदमी नहीं हैं, आपकी बातों और व्यवहार से यह साफ है। लेकिन एक समझदार व्यक्ति के रूप में मुझे यकीन है कि आप भी यही मानेंगे कि एक सफल, आत्मनिर्भर और विश्व प्रसिद्ध सुपरस्टार नैना उस महिला से कहीं बेहतर होगी जो अपना करियर छोड़कर केवल घर पर आपके आसपास घूमना जानती है। तुम मुझे ये सब क्यों बता रही हो? विक्रम ने बड़ी उदासीनता से पूछा। सीमा ने उत्तर दिया, मैं चाहती हूं कि आप उसे समझाएं। आप उससे कहें कि वह ये बचकाना फैसला न ले और अपने करियर पर ध्यान दे। मैंने पहले भी कहा था, नैना एक जीती जागती समझदार इंसान है। वह जो भी करना चाहेगी वह उसका अपना फैसला होगा और मैं उसका पूरा समर्थन करूंगा। मुझे उसे समझाने या रोकने का कोई अधिकार नहीं है और न ही तुम्हें। सीमा ने एक गहरी आह भरी। उसने आखिरी कोशिश के तौर पर नैना की ओर रुख किया। नैना, मुझे उम्मीद है कि तुम इस पर ठंडे दिमाग से, गंभीरता से सोचोगी। इसके अलावा तुम्हें याद है ना, अंतर्राष्ट्रीय निर्देशक स्टीफन भी अपनी नई फिल्म की कास्टिंग के लिए अगले कुछ दिनों में उत्तर गड़ा रहे हैं। अगर तुम मन बना लो तो मैं तुम्हें उनसे मिलवा सकती हूँ। ये तुम्हारे हॉलीवुड करियर की शुरुआत हो सकती है। नैना मल्होत्रा ने एक शब्द भी नहीं कहा। सीमा ने एक आखिरी बार विक्रम की ओर देखा, जिसकी आंखें अभी भी शांत और गहरी थीं। वह आगे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और अंततः हार मानकर वहां से चली गई। जब विक्रम ऊपर गया और दोनों छोटी लड़कियों को बिस्तर पर लेटाया तो नैना मल्होत्रा ने कांपती आवाज में पूछा, विक्रम, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे जाना चाहिए? क्या मुझे अपना करियर जारी रखना चाहिए? विक्रम हल्के से मुस्कुराया। उसने नैना के सिर पर हाथ फेरा। मैंने पहले ही कहा था, जीने का मतलब बस अपने दिल की सुनना है। अगर तुम्हें लगता है कि यह तुम्हें खुशी देगा तो करो, अगर नहीं तो मत करो। ये बस इतना ही आसान है। लेकिन नैना अब भी उलझन में थी। एक तरफ उसका सपना था एक विश्व प्रसिद्ध स्टार बनने का और दूसरी तरफ उसका प्यार विक्रम।
वह विक्रम को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन वह ये भी जानती थी कि विक्रम का उसके प्रति वर्तमान रवैया प्यार का नहीं बल्कि एक दोस्त का था। विशेषकर जब काव्या, विक्रम की पत्नी जिनसे वह कभी नहीं मिली थी लेकिन जिनकी मौजूदगी हर पल महसूस होती थी, उनके बीच खड़ी थी। इससे नैना का आत्मविश्वास और भी कम हो गया। अगर मैं सचमुच एक बहुत बड़ी विश्वप्रसिद्ध स्टार बन जाऊं तो शायद विक्रम द्वारा मुझे स्वीकार किए जाने की संभावना बढ़ जाए। शायद तब मैं उसके योग्य बन सकूं। नैना मल्होत्रा ने पूरी रात इन्हीं उधेड़बुन में जागते हुए बिताए। अंत में नीलामी का दिन आ गया। रिया सुबह सुबह ही अपनी कार लेकर विक्रम को लेने आ गई। जब उसने देखा कि विक्रम अभी भी अपनी वही पुरानी साधारण जीन्स और टी शर्ट पहने हुए है तो वह थोड़ी हैरान हुई। मिस्टर विक्रम, क्या आप यही पहनकर नीलामी में चलने वाले हैं? क्या आपके पास कोई और थोड़े अच्छे कपड़े नहीं हैं? विक्रम ने अपना सिर हिलाया और बड़ी उदासीनता से कहा, क्या मुझे नीलामी में भाग लेने के लिए खास कपड़े पहनने की जरूरत है? मेरे पैसे तो ये कपड़े भी गिन सकते हैं। जरूरी तो नहीं है, लेकिन चूंकि यह उत्तरगढ़ के सभी बड़े व्यापारियों और अमीर लोगों का जमावड़ा है और हम चाहते हैं कि हमारी उपस्थिति प्रभावशाली हो, इसलिए बेहतर होगा कि आप और आपकी दोनों बेटियां थोड़े ज्यादा औपचारिक, फॉर्मल और अच्छे कपड़े पहने। रिया ने विनम्रता से समझाया। विक्रम ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। उसके लिए कपड़ों का कोई मतलब नहीं था। हालांकि जिया और निया दोनों छोटी लड़कियां नए कपड़ों और तैयार होने के विचार से ही रोमांचित हो गईं। आखिरकार लड़की चाहे कितनी भी छोटी हो, है तो वह एक महिला ही, और नई चीजों, खासकर नए कपड़ों के प्रति उनका आकर्षण स्वाभाविक था। विक्रम को इन चीजों की कोई परवाह नहीं थी, लेकिन अपनी बेटियों की खुशी के लिए वह तुरंत तैयार हो गया। नैना मल्होत्रा को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि जल्दबाजी में उत्तरगढ़ लौटने के बावजूद वह अपने साथ पर्याप्त डिजाइनर कपड़े लाई थी। इस समय नैना एक बेहद खूबसूरत और पारंपरिक रेशमी साड़ी में सजी हुई थी। वह शालीनता, सुंदरता और एक सौम्य गरिमा की प्रतिमूर्ति लग रही थी। रिया ने विक्रम, नैना और दोनों बच्चियों को अपनी कार में बैठाया और उत्तरगढ़ के सबसे महंगे और पॉश शॉपिंग मॉल द ग्रैंड मॉल ले गई। यह मॉल भी सम्राट ग्रुप की ही एक संपत्ति थी। रिया सबसे पहले विक्रम को मेंस वेयर सेक्शन में ले गई। कपड़े चुनते हुए उसने कहा, हमारे पास समय बहुत कम है, इसलिए हम अभी कुछ रेडीमेड कपड़े ही चुन सकते हैं। जब थोड़ा ज्यादा समय होगा तो हम किसी अच्छे टेलर से आपके नाप के कपड़े सिलवा लेंगे। जल्द ही नैना मल्होत्रा और रिया दोनों ने मिलकर विक्रम के लिए कुछ बेहतरीन सूट और कपड़े चुने। इस दौरान मेन वेयर डिपार्टमेंट की कई सेल्स गर्ल्स चुपचाप इस अनोखे दृश्य को देख रही थीं। आखिरकार ऐसा नज़ारा देखने को रोज नहीं मिलता था। दो बेहद खूबसूरत और अमीर दिखने वाली महिलाएं, जो दिखने में और रसूख में 10 में से 10 थीं, एक साधारण पुराने फैशन के कपड़े पहने आदमी के लिए कपड़े चुनने में एक दूसरे से होड़ कर रही थीं। इन तीनों के बीच क्या रिश्ता हो सकता है? भाई बहन? बिल्कुल नहीं लगते। प्रेमी प्रेमिका? क्या आज के ज़माने में भी ऐसा होता है? एक आदमी और दो प्रेमिकाएं? या फिर एक पत्नी है और दूसरी? रखेल, कई सेल्स गर्ल्स अपने मन में इन तीनों के रिश्ते के बारे में तरह तरह की चटपटी अटकलें लगा रही थीं और आपस में फुसफुसा रही थीं। विक्रम, पहले ये ट्राई करके देखो, नैना मल्होत्रा ने एक डार्क ब्लू सूट देते हुए फुसफुसाया। विक्रम ट्रायल रूम में गया और जल्दी से कपड़े बदलकर बाहर आया। जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, वहां मौजूद सबकी आंखें चमक उठीं। विक्रम प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर और सुडौल था। 3000 वर्षों की कठोर साधना ने उसके व्यक्तित्व में एक अवर्णनीय, दिव्य आभा भर दी थी। उसकी हर चालढाल में एक सम्राट जैसी गरिमा थी, जो अनायास ही लोगों से सम्मान की मांग करती थी। हालांकि उसके पुराने और बेढंगे कपड़े अक्सर इस तथ्य को छिपा देते थे। अब जब उसने एक बेहतरीन फिटिंग वाला सूट पहना था, तो विक्रम का आदर्श शारीरिक अनुपात और उसका प्रभावशाली व्यक्तित्व पूरी तरह से सामने आ गया। इसे देखकर कई सेल्स गर्ल्स के दिल की धड़कनें तेज हो गईं और वे शर्म और आश्चर्य से अपनी नजरें झुकाने पर मजबूर हो गईं। इस आदमी का फिगर और पर्सनैलिटी, ये तो बिल्कुल किसी फिल्मी हीरो या मॉडल जैसा है। नहीं, उससे भी बेहतर। रिया को भी लगा कि उसकी धड़कनें तेज हो गई हैं। वह खुद को रोक नहीं पाए और उसने अपनी नजरें फेर ली। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह विक्रम को और देखे। दूसरी ओर नैना मल्होत्रा खुलेआम एक मुग्धा और प्रेमपूर्ण अभिव्यक्ति के साथ विक्रम को निहार रही थी। वाह, पापा तो बहुत हैंडसम लग रहे हैं, बिल्कुल हीरो जैसे, जिया ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा। दीदी, हैंडसम का मतलब क्या होता है? निया ने अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखों से पूछा। जिया ने अपनी प्यारी छोटी नाक सिकोड़ी और निया के सिर पर हल्का सा मारा। बुद्धू, मैंने तुमसे कहा था ना कि कम खाया करो, दिमाग मोटा हो गया है तुम्हारा। हैंडसम का मतलब होता है बहुत सुंदर, बहुत अच्छा दिखने वाला। ओह, तो पापा आप सचमुच बहुत हैंडसम हैं, निया ने भी समझदारी दिखाते हुए कहा और हंस पड़ी। दोनों छोटी लड़कियों की इन बातों ने कई सेल्स गर्ल्स को चौंका दिया। क्या इस हैंडसम आदमी के पहले से ही बच्चे हैं? ओह, कितना अफसोस। मैं नैना के साथ इन दोनों छोटी राजकुमारियों के लिए कपड़े चुनने जा रही हूँ। क्या आप भी हमारे साथ चलना चाहेंगे मिस्टर विक्रम? रिया ने पूछा। विक्रम ने तुरंत अपना सिर हिलाया। उसे महिलाओं के साथ खरीदारी करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। एक अमर पूजक होने के बावजूद वो महिलाओं के साथ शॉपिंग करने के मानसिक दबाव और बोरियत को नहीं झेल पाता था। तो फिर आप थोड़ी देर यहीं आराम कीजिए, हम जल्दी ही वापस आते हैं। रिया ने जिया और निया का हाथ पकड़ा और उन्हें किड्स वियर सेक्शन की ओर ले गई। नैना उनके साथ थी। विक्रम वहीं सोफे पर बैठ गया। वो बस एक पल के लिए शांति से आराम करना चाहता था। तभी एक मीठी नखरेबाज आवाज गूंजी, हनी हनी, देखो ना, वह सूट उस आदमी पर कितना अच्छा लग रहा है। ये कलर और फिटिंग एकदम परफेक्ट है। तुम भी ऐसा ही एक सूट क्यों नहीं ले लेते डार्लिंग। विक्रम ने ऊपर देखा तो एक अधेड़ उम्र का आदमी, जिसका बड़ा सा बियर पीने वाला पेट था, एक बहुत ही जवान और खूबसूरत लड़की के साथ आ रहा था। लड़की ने आदमी की बांह पकड़ रखी थी। बोलने वाली वही लड़की थी। उसकी बात सुनकर पेटू आदमी बहुत खुश हुआ और गर्व से बोला, ठीक है, मेरी जान को जो पसंद आए वही होगा। अरे ओ सेल्स गर्ल, मेरे लिए बिल्कुल वही सूट यहाँ लाओ। एक सेल्स लेडी ने तुरंत आगे बढ़कर विनम्रता से कहा, मुझे बहुत खेद है सर, लेकिन हमारे पास उस डिज़ाइन और कलर का वह आखिरी पीस ही था जो उन सर ने पहना हुआ है। क्या आप कोई अन्य विकल्प या कलर देखना चाहेंगे? हमारे पास और भी बहुत अच्छे
बियरपेट वाले आदमी का चेहरा काला पड़ गया और लड़की ने असंतुष्ट होकर विक्रम की ओर इशारा किया। तुम्हारा क्या मतलब है कि वह बिक गया है? क्या वह आदमी उसे अभी पहने हुए नहीं है? उसने अभी तक पैसे तो नहीं दिए हैं। लेकिन मैडम, उन्होंने इसे पहले ही ट्राई कर लिया है और वे इसे लेने वाले हैं। तो क्या हुआ अगर उसने इसे पहनकर देख लिया? मेरे हनी को ये पसंद है और हमें इसे खरीदना ही है। जाओ और उस आदमी से कहो कि वह सूट उतार दे, हमें चाहिए। लड़की ने बेहद आक्रामक और घमंडी लहजे में मांग की। सेल्स गर्ल ने कुछ असहाय और क्षमाप्रार्थी भाव से विक्रम की ओर देखा, लेकिन पाया कि विक्रम नीचे देख रहा है और गहरे विचारों में खोया हुआ है। उसकी चुप्पी को सिमरन ने कमजोरी समझ लिया और इससे वह और भी अधिक ढीठ हो गई। सुना तुमने, मुझे ये सूट पसंद है और मेरे हनी को भी। तो ये कपड़ा हमारा है, इसे अभी इसी वक्त उतार दो। सिमरन ने एक रानी की तरह आदेश दिया। सेल्स गर्ल ने विनम्रता से समझाने की कोशिश की, मिस, हमारे यहाँ ऐसी कोई मिसाल प्रेसिडेंट नहीं है कि एक ग्राहक द्वारा ट्राई किए जा रहे कपड़े को दूसरे ग्राहक की मांग पर उतरवा लिया जाए। बियरपेट वाले आदमी सुरेश खन्ना, मिस्टर खन्ना ने अचानक एक व्यंग्यात्मक हंसी हंसी। अच्छा, कोई मिसाल नहीं है तो जाओ अपने मैनेजर को बुलाओ, मैं देखना चाहता हूं कि मेरे सामने ऐसी कोई मिसाल बनती है या नहीं। सेल्स गर्ल कुछ हद तक असहाय महसूस कर रही थी, लेकिन एक उच्च स्तरीय शॉपिंग क्लब की कर्मचारी होने के नाते उसका अंतिम कर्तव्य ग्राहकों की मांगों को पूरा करना और विवाद से बचना था। फिर भी इस क्षण भी विक्रम पूरी तरह चुप रहा। सेल्स गर्ल अपने दिल में कुछ घृणा महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी। यह आदमी देखने में तो काफी सभ्य और प्रभावशाली लगता है, फिर भी यह इतना कमजोर और डरपोक क्यों है? कुछ ही देर में मेंसवेयर डिपार्टमेंट के प्रभारी मैनेजर शर्मा वहां आ पहुंचे। बियरपेट वाले आदमी को देखते ही मैनेजर शर्मा के चेहरे पर एक चापलूसी भरी मुस्कान आ गई और वे जल्दी से झुककर उनके पास पहुंचे। अरे, ये तो मिस्टर खन्ना हैं। बहुत दिनों बाद दर्शन हुए, सर, बहुत दिनों बाद। मिस्टर खन्ना ने अपनी नाक सिकोड़ते हुए तिरस्कारपूर्वक कहा, शर्मा, तुम्हारे अधीन काम करने वाले कर्मचारी बिल्कुल बेकार हैं। उन्हें ग्राहकों से बात करने की तमीज नहीं है। मैनेजर शर्मा घबरा गए। क्या बात है मिस्टर खन्ना, क्या हुआ? मेरी जान, सिमरन को एक सूट पसंद आ गया है, लेकिन अब उसका सिर्फ एक ही पीस बचा है और वह भी इस आदमी पर है। हमने इससे विनम्रतापूर्वक उसे उतारने को कहा। यह कोई बहुत बड़ी मांग तो नहीं है ना? मिस्टर खन्ना ने घमंड से कहा। बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं, आपकी कोई भी मांग हमारे लिए आदेश है। मैनेजर शर्मा ने तुरंत सहमति जताई। तो फिर तुम्हारे स्टाफ ने मुझे बताया कि इसकी कोई मिसाल नहीं है। मुझे नियम सिखाए जा रहे हैं। मुझे सच में बहुत अफसोस है मिस्टर खन्ना, शायद मैंने उन्हें ठीक से अनुशासित नहीं किया है और उन्होंने अनजाने में आपको नाराज कर दिया। मैं उन्हें अभी सुधार दूंगा। मैनेजर शर्मा फिर सेल्स गर्ल्स की ओर मुड़े और गुस्से से चिल्लाए, क्या तुम सब बेवकूफ हो? क्या तुम जानती हो कि यह कौन है? ये हमारे सम्राट ग्रुप के सुरक्षा विभाग के हेड मैनेजर हैं, मिस्टर सुरेश खन्ना। क्या तुम सब अंधी हो गई हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर खन्ना की बात काटने की? सभी सेल्स गर्ल्स डर के मारे कांप उठी और चुप हो गईं, जैसे उन्हें सांप सूंघ गया हो। उनके सिर झुक गए और किसी में भी एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं हुई। मैं भविष्य में उन्हें उचित अनुशासन में रखने का पूरा ध्यान रखूंगा। मिस्टर खन्ना, आप क्या सोचते हैं? मैनेजर शर्मा ने फिर से विनम्रता से कहा। सुरेश खन्ना ने भावशून्यता से सिर हिलाया। उसे अपने रुतबे पर बहुत गर्व था और उसे लगता था कि मैनेजर शर्मा जैसे छोटे मोटे मैनेजर से बहुत ज्यादा बात करना उसकी अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना है। आखिर द ग्रैंड मॉल तो सम्राट ग्रुप के कई उद्योगों में से सिर्फ एक था। यहाँ के इस छोटे मोटे लॉबी मैनेजर की तुलना में सम्राट ग्रुप मुख्यालय के सुरक्षा विभाग के हेड मैनेजर के तौर पर उसका पद कहीं ज्यादा मूल्यवान और शक्तिशाली था। और वो सूट हमें भी चाहिए, उसे जल्दी से उतरवाओ, सिमरन ने घमंडी चेहरे के साथ फिर से मांग की। हाँ हाँ बिल्कुल, आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं, मैं ये काम अभी आपके लिए कर दूंगा। मैनेजर शर्मा ने चुप बैठे विक्रम की ओर मुड़कर थोड़ी कड़क आवाज में कहा, सर, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे बहुत खास ग्राहक मिस्टर खन्ना को वो सूट बहुत पसंद आया है जो आपने पहना हुआ है। क्या आप कृपया इसे उतारकर उन्हें दे सकते हैं? आपने अभी तक इसके लिए भुगतान तो नहीं किया है, इसलिए कोई बात नहीं। मैनेजर शर्मा भले ही ऊपर से विनम्र दिखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके लहजे में एक छिपा हुआ आदेश था और वे मन ही मन विक्रम को कोई महत्व नहीं दे रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी बात खत्म की, विक्रम ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी भौहें थोड़ी ऊपर उठी हुई थीं और उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडी चमक थी। तुमने अभी क्या कहा? विक्रम ने बहुत शांत स्वर में पूछा। मैनेजर शर्मा, जो पहले अपनी बात दोहराना चाहते थे, विक्रम की उस निगाह को देखकर अचानक सन रह गए। उनकी जुबान तालू से चिपक गई और वे एक शब्द भी नहीं बोल पाए। सुरेश खन्ना के साथ आई महिला सिमरन, जो हाल ही में यूनिवर्सिटी से पास आउट हुई थी और जिसने बड़ी मेहनत से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति मिस्टर खन्ना को अपने जाल में फंसाया था, बहुत घमंडी हो चुकी थी। मैनेजर शर्मा को जमे हुए देखकर वह आगे बढ़ी और एक उपहासपूर्ण मुस्कान के साथ बोली, अरे, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी भी अक्ल है तो जल्दी से वो सूट उतारो और हमें दे दो। सूट उतारूं? विक्रम के मुंह के कोनों पर एक हल्की खतरनाक मुस्कान उभर आई। ज्यादा अनजान बनने का नाटक मत करो। क्या तुमने सुना नहीं? मेरे हनी को भी यह सूट पसंद है। इसे उतारो और कोई समस्या नहीं होगी, वरना क्या? विक्रम ने बड़ी उदासीनता से पूछा। वरना तुम आज इस मॉल से अपने पैरों पर चलकर बाहर नहीं जा पाओगे, सिमरन ने धमकी भरे स्वर में कहा। तो तुम सम्राट ग्रुप के सुरक्षा विभाग के हेड मैनेजर हो? विक्रम ने सुरेश खन्ना की ओर देखा, उसका स्वर विचारशील था। बिल्कुल सही। अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो जल्दी से दफा हो जाओ, वरना तुम्हें पता चलेगा कि सम्राट ग्रुप कितना खौफनाक हो सकता है, सिमरन ने विजयोल्लास के साथ कहा। विक्रम खुद को रोक नहीं पाया और उसने एक गहरी आह भरी। कितना अफसोस है? किस बात का अफसोस? सिमरन ने पूछा। अफसोस इस बात का कि आज किसी को मरना ही पड़ेगा। विक्रम का यहाँ कोई हंगामा खड़ा करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन अगर कोई उसे बिना वजह उकसाता है तो सड़क पर कचरा साफ करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। मरना? हा हा हा, ये तो बहुत मजेदार चुटकुला है। मुझे नहीं लगता। सिमरन कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन उसे मौका नहीं मिला। चटाक, बिजली की तेजी से विक्रम ने बैठे बैठे ही एक जोरदार तमाचा सिमरन के चेहरे पर जड़ दिया।
थप्पड़ का वेग इतना ज्यादा था कि सिमरन किसी गुड़िया की तरह हवा में उड़ी और सीधे पास रखे कपड़ों के एक रैक से जा टकराए। धड़ाम, कपड़ों का पूरा रैक एक बड़े ढेर के रूप में उसके ऊपर गिर गया। जब तक वह लड़खड़ाकर उठी, उसका पहले का सुंदर और घमंडी चेहरा सूजकर फुटबॉल जैसा हो गया था। उसका मुंह खून से भरा था और विक्रम के एक ही थप्पड़ से उसके कई दांत टूटकर बिखर गए थे। विक्रम ने बड़ी उदासीनता से कहा, माफ करना, मैं कहना भूल गया था, मुझे ऐसी औरतें बिल्कुल पसंद नहीं हैं जो जरूरत से ज्यादा बोलती हैं। इस धरती हिला देने वाले प्रहार ने वहां मौजूद सभी लोगों को स्तब्ध कर दिया। जिस सेल्सगर्ल ने अभी थोड़ी देर पहले विक्रम को डरपोक समझा था, वो अब पूरी तरह सदमे और डर में थी। यह आदमी, ये तो बहुत ही भयानक और ताकतवर है। दूसरी ओर सुरेश खन्ना इतना गुस्से में था कि उसकी आंखों की पलकें अनियंत्रित रूप से फड़कने लगीं। बहुत अच्छे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ हंगामा करने की? लड़के, तुम्हारा खेल खत्म, बस इंतजार करो। सुरेश खन्ना ने यह कहते हुए अपना फोन निकाला और किसी को कॉल करने लगा, जबकि विक्रम बस मजे से ये सब देखता रहा। उसने उसे रोकने की कोई कोशिश नहीं की। जल्द ही सुरेश खन्ना ने कॉल समाप्त की। उसकी आंखें ठंडी थीं और वे विक्रम को घूर रही थीं। वे आंखें ऐसी थीं मानो किसी मरे हुए आदमी को देख रही हों। 5 मिनट भी नहीं बीते थे कि एक भगदड़ जैसी आवाज आई और दर्जनों वर्दीधारी सुरक्षा गार्डों की एक टुकड़ी हथियारों के साथ वहां दौड़ती हुई आई। मिस्टर खन्ना, क्या बात है, क्या हुआ है? मुख्य सुरक्षा गार्ड ने पूछा। सुरेश खन्ना ने विक्रम की ओर इशारा किया। इस आदमी ने मेरी औरत पर हाथ उठाया है, इसे मार डालो, अभी इसी वक्त। जी सर। सुरक्षा गार्डों का समूह तुरंत विक्रम की ओर बढ़ा और उसे चारों तरफ से घेर लिया। आसपास खड़े कई लोग डर के मारे दूर हट गए, किसी की भी पास आने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन विक्रम अब तक अपनी जगह से खड़ा भी नहीं हुआ था। वो अभी भी सोफे पर आराम से बैठा हुआ था और एक चंचल, उपहासपूर्ण भाव से सुरेश खन्ना को देख रहा था। तुम बहुत घमंडी हो, मिस्टर खन्ना। क्या तुम्हारे माता पिता जानते हैं कि तुम कितने घमंडी और बेवकूफ हो? विक्रम ने अचानक पूछा। बकवास बंद करो, मेरे माता पिता बहुत पहले मर चुके हैं। कोई आश्चर्य नहीं, विक्रम ने सिर हिलाया। तो जब आप उनसे नीचे नरक में मिले तो उन्हें बताना याद रखें कि आप अपनी मूर्खतापूर्ण अहंकार के कारण मरे थे। सुरेश खन्ना गुस्से से लाल हो गया। हमला करो, सब एक साथ हमला करो, इसके हाथ पैर तोड़ दो और इसे घसीटकर बाहर निकालो। लेकिन ठीक उसी समय एक गुस्से से भरी कड़कड़ाती महिला की आवाज गूंजी। रुको, तुम सब क्या कर रहे हो? किसकी इजाजत से? आवाज सुनकर पहले से ही गुस्से और घमंड में चूर सुरेश खन्ना का पूरा शरीर कांप उठा। जब वह मुड़ा तो उसने देखा कि रिया गुस्से से भरी नजरों के साथ वहां खड़ी थी। सुरेश खन्ना चौंक गया। मिस रिया यहाँ क्या कर रही हैं? फिर भी उसने जल्दी से अपने चेहरे पर एक चापलूसी भरी मुस्कान लाई। मिस रिया, आप यहाँ? यह आदमी हमारे मॉल में परेशानी खड़ी कर रहा था और मेरी मंगेतर को पीटा है। मैं तो बस इससे निपटने ही वाला था। हालांकि रिया ने उसकी बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। वह सीधे विक्रम के पास चली गई, जो सोफे पर बैठा था। रिया ने विक्रम के सामने झुककर बहुत सम्मानपूर्वक कहा, मिस्टर विक्रम, मैं आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध करती हूँ कि कृपया मेरी खातिर इन बेवकूफों को अनदेखा करें और इनसे नाराज न हो। मैं इस असुविधा के लिए माफी मांगती हूँ। इस दृश्य को देखकर सुरेश खन्ना, जो सोच रहा था कि उसका पलड़ा भारी है, और मैनेजर शर्मा, जो इस हंगामे को देखने का आनंद ले रहे थे, पूरी तरह से स्तब्ध और अवाक रह गए। जहां तक सेल्स गर्ल्स का सवाल है, वे तो जैसे पत्थर की हो गई थीं। यह महिला कोई और नहीं बल्कि सम्राट ग्रुप की मालकिन मिस रिया है। तो फिर यह आदमी कौन है? इसे मिस रिया से इतना गहरा सम्मान कैसे प्राप्त हो रहा है? विक्रम ने रिया को एक उदासीन और शांत भाव से देखा और कुछ नहीं कहा। उसकी यह खामोशी रिया के लिए किसी जोरदार डांट से भी ज्यादा असरदार थी। उसका चेहरा शर्मिंदगी और गुस्से से और भी काला पड़ गया। अंत में खुद को रोक न पाने के कारण वह सुरेश खन्ना और मैनेजर शर्मा की ओर पलटी और झट से बोली, तुम दोनों अभी के अभी अपना सामान पैक करो और यहाँ से दफा हो जाओ। तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है और फिर कभी सम्राट ग्रुप के किसी भी ऑफिस या प्रॉपर्टी में कदम रखने की सोचना भी मत। इस कठोर और अंतिम निर्णय ने सुरेश खन्ना और मैनेजर शर्मा के चेहरों पर घोर निराशा छा दी। उत्तरगढ़ में सम्राट ग्रुप जैसी प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी मिलना बहुत से लोगों के लिए सपने जैसा था और ईर्ष्या का विषय था। विशेष रूप से सुरेश खन्ना ने सालों की जिहुजूरी और चापलूसी के बाद अंततः सुरक्षा विभाग के हेड मैनेजर के पद तक अपनी पहुंच बनाई थी, जहां उसकी सालाना कमाई लाखों में थी और रुतबा भी था। अब सिर्फ एक पल की मूर्खता और इस अनजान आदमी विक्रम को नाराज करने की वजह से उसे यंग मिस द्वारा धक्के मारकर बाहर निकाला जा रहा था। किसी ऐसे व्यक्ति की तरह जिसने अपना सब कुछ जुए में हार दिया हो। सुरेश खन्ना घुटनों के बल गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए दया की भीख मांगने लगा। यंग मिस रिया, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, प्लीज मुझे एक और मौका दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं कसम खाता हूँ मैं दोबारा कभी ऐसी गलती करने की हिम्मत नहीं करूंगा। ये सब उस औरत सिमरन के उकसावे की वजह से हुआ था। मैं क्षण भर के लिए बह गया था और मिस्टर विक्रम को पहचान नहीं पाया और उन्हें नाराज कर दिया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे एक आखिरी मौका दीजिए। उसने पागलों की तरह विनती की। जैसे ही सुरेश खन्ना बोल रहा था, वह अपना सिर जमीन पर पटक पटक कर जोर जोर से मार रहा था। धप धप धप, कुछ ही देर में उसके माथे से खून रिसने लगा और फर्श पर फैलने लगा। जहां तक सिमरन का सवाल है, वह पहले ही विक्रम के एक थप्पड़ से अधमरी हो चुकी थी। अब अपनी इस हालत और सुरेश खन्ना के अंजाम को देखकर वह इतनी डर गई कि एक कोने में सिमटकर थरथर कांप रही थी, यहां तक कि जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। रिया का चेहरा पूरी तरह से भावशून्य था। वह इन दोनों निकम्मे और घमंडी कर्मचारियों से पूरी तरह से निराश हो चुकी थी। ये लोग कंपनी के लिए संपत्ति नहीं बल्कि एक बोझ और शर्मिंदगी का कारण थे। यदि उसे इस बात की चिंता न होती कि पब्लिक में तमाशा खड़ा हो जाएगा, तो वह उनकी इन मिन्नतों को सुनने की जहमत भी न उठाती। तभी विक्रम सोफे से खड़ा हुआ और बहुत हल्के लेकिन स्पष्ट स्वर में बोला, याद रखना, सम्मान मांगा नहीं जाता बल्कि कमाया जाता है, और हर बार जब आप अपने पद या ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं तो ये कम होता जाता है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि भविष्य में आप कभी मुझे अपना चेहरा दिखाने की जरूरत नहीं करेंगे। अपनी बात खत्म करने के बाद विक्रम ने जिया और निया को गोद में उठाया और सबसे पहले मॉल से बाहर निकल गया। रिया ने जाते जाते सुरेश खन्ना को एक आखिरी बर्फीली नजर से घूरा और कहा, सुरक्षा गार्डों को बुलाने की जरूरत न पड़े, खुद ही निकल जाओ यहाँ से अभी।
सुरेश खन्ना का पूरा शरीर कांप उठा, उसके चेहरे पर घोर निराशा और तबाही झलक रही थी। फिर रिया ने उस सेल्सगर्ल से, जो पहले से ही बुरी तरह डरी हुई थी, कहा, अभी अभी मिस्टर विक्रम और बच्चों को जो भी कपड़े पसंद आए हैं उन सबको पैक कर दो और बिल मेरे अकाउंट में भेज देना। जी जी मैम, अभी करती हूँ। द ग्रैंड मॉल से बाहर निकलने के बाद कार में बैठते समय जिया ने चुपचाप विक्रम के कान के पास जाकर पूछा, पापा क्या हमारे नए कपड़े सुंदर हैं? उस समय जिया और निया ने अपनी नई खरीदी हुई गुलाबी रंग की राजकुमारी वाली पोशाकें पहनी हुई थीं और वे सचमुच अविश्वसनीय रूप से प्यारी लग रही थीं। विक्रम का गंभीर चेहरा, जो अब तक पत्थर जैसा सख्त था, केवल अपनी दोनों बेटियों को देखते ही पिघल गया और उस पर एक कोमल मुस्कान आ गई। बहुत सुंदर, मेरी दोनों बेटियां दुनिया की सबसे प्यारी छोटी राजकुमारियों की तरह दिख रही हैं। तभी रिया दौड़ती हुई मॉल से बाहर आई। वो बहुत क्षमाप्रार्थी लग रही थी और कुछ कहना चाहती थी, लेकिन विक्रम ने उसे बोलने का मौका नहीं दिया और बड़ी उदासीनता से कहा, चलो गाड़ी चलाओ, नीलामी का समय हो रहा है। यह एक बहुत ही खास और गुप्त नीलामी थी। यह शहर के बीचों बीच किसी होटल में नहीं, बल्कि उत्तरगढ़ के उपनगरीय इलाके में एक एकांत पहाड़ी की चोटी पर स्थित एक विशाल और आलीशान विला में आयोजित की जा रही थी। जब रिया की कार वहां पहुंची तो विला का पूरा प्रांगण पहले से ही दुनिया भर की महंगी लग्जरी कारों से भरा हुआ था। हालांकि जब रिया की मर्सिडीज मेबैक वहां रुकी तब भी उसने वहां मौजूद कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। अरे, क्या ये किन परिवार, किन फैमिली की कार नहीं है? हाँ बिल्कुल, ये तो किन परिवार की यंग मालकिन मिस रिया की कार लग रही है। लेकिन अजीब बात है, मिस रिया खुद गाड़ी क्यों चला रही है? उनका ड्राइवर कहाँ है? वहां मौजूद कई अमीर और प्रभावशाली लोग आपस में फुसफुसाने लगे। सबकी नजरें उस कार पर टिकी थीं। रिया कार से बाहर निकली, लेकिन वह सीधे विला के अंदर नहीं गई। इसके बजाय वह घूमकर कार की दूसरी तरफ गई और उसने बहुत ही सम्मानपूर्वक पिछला दरवाजा खोला, जैसे कोई ड्राइवर अपने बहुत ही खास मालिक के लिए खोलता है। ये देखकर वहां मौजूद कई लोगों की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। क्या सम्राट ग्रुप की यंग मिस रिया खुद किसी के लिए कार का दरवाजा खोल रही हैं? आखिर यह व्यक्ति कौन है जिसे इतना सम्मान दिया जा रहा है? कार से बाहर निकलने वाली पहली व्यक्ति नैना मल्होत्रा थी। वो एक बेहद खूबसूरत गहरे नीले रंग की रेशमी साड़ी में थी। उसकी सुंदरता ने रात के अंधेरे को भी रोशन कर दिया था। कई लोगों ने उसे तुरंत पहचान लिया और आश्चर्य की धीमी चीखें निकल गईं। अरे, ये तो नैना मल्होत्रा है। क्या वह भी उत्तरगढ़ आए है और इस गुप्त नीलामी में? लेकिन कार से बाहर निकलने के बाद नैना मल्होत्रा भी वहां से नहीं हटी। वो कार के दरवाजे के दूसरी तरफ खड़ी हो गई, जैसे वह भी किसी का इंतजार कर रही हो। ऐसा लग रहा था कि वह भी किसी बहुत ही महत्वपूर्ण मेहमान का स्वागत करने के लिए रुकी है। अब तो वहां मौजूद हर एक व्यक्ति की नज़र उस कार के दरवाजे पर टिक गई थी। आखिर इस कार में कौन है जिसके लिए इतना बड़ा हंगामा और सम्मान है? हालांकि जब अगले ही पल कार से बाहर निकलने वाले लोग कोई और नहीं बल्कि दो छोटी छोटी प्यारी प्यारी लड़कियां थीं। ये दोनों बच्चियां, जिनके बाल बहुत ही सुंदर तरीके से सजे हुए थे और जिन्होंने एक जैसी गुलाबी रंग की राजकुमारी वाली पोशाकें पहनी हुई थीं, बिल्कुल एक जैसी दिख रही थीं। वे ऐसी लग रही थी जैसे किसी परियों की कहानी की किताब से निकलकर दो छोटी परियां आ गई हों। और अंत में उन सब के बाद विक्रम धीरे धीरे कार से नीचे उतरा। वो अब उस नए डार्क ब्लू सूट में था जो उसे मॉल में पहनाया गया था। उसकी उपस्थिति, उसकी चालढाल और उसकी आंखों की गहराई किसी सम्राट से कम नहीं लग रही थी। जैसे ही वो प्रकट हुआ, वहां मौजूद कई लोग एक दूसरे से फुसफुसाने लगे। यह आदमी कौन है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा, पता नहीं, लेकिन ये कोई मामूली आदमी नहीं लग रहा है। इसकी आभा बहुत प्रभावशाली है। हम सही कह रहे हो, मिस रिया का इसके प्रति व्यवहार देखो, कितना सम्मान से भरा है। विक्रम की तीखी नज़र ने एक पल में पूरे वेन्यू का जायजा लिया। फिर वो एक उदासीन और शांत भाव के साथ विला की ओर बढ़ा। ठीक उसी समय विला के मुख्य दरवाजे से राय साहब कीन युआन तेज कदमों से बाहर आए और वहां मौजूद सभी हैरान दर्शकों के सामने वे लगभग दौड़ते हुए विक्रम के पास पहुंचे और उनके सामने अपना सिर झुकाकर गहरा सम्मान प्रकट किया। मिस्टर विक्रम, आप पधार गए, आपका स्वागत है। विक्रम ने बस हल्का सा सिर हिलाया। हालांकि विक्रम इस बात से अनजान था कि राय साहब के इस छोटे से इशारे ने वहां मौजूद कई लोगों के दिलों में तहलका मचा दिया है। राय साहब का रुतबा क्या था? वे सम्राट ग्रुप के पीछे की असली ताकत थे। उत्तरगढ़ के एक ऐसे दिग्गज और शक्तिशाली व्यक्ति जो शहर में अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते थे। भले ही पिछले एक साल से वे अपनी बीमारी के कारण थोड़े अलग पड़ गए थे और उनके भतीजे रंजीत सिंह ने कमान संभाल ली थी, लेकिन उनका प्रभाव और दहशत अभी भी बहुत ज्यादा थी। और फिर भी ऐसा महान व्यक्ति इस अनजान युवा आदमी को इतना गहरा सम्मान दे रहा था। आखिर इस आदमी की पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड क्या है? ये कहाँ से आया है? हालांकि ठीक उसी समय जब लोग आश्चर्य में डूबे हुए थे, एक भारी और उपहासपूर्ण आवाज गूंजी। मुझे लगा था कि कोई बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण तोप आ गया है जिसके स्वागत के लिए खुद ओल्ड किन बाहर आए हैं, लेकिन ये तो सिर्फ एक दूध पीता नौसिखिया छोकरा निकला। इस आवाज के पीछे एक बूढ़ा आदमी, जिसने पारंपरिक भारतीय कुर्ता पायजामा पहना हुआ था और जिसके हाथ में दो बड़े लोहे के गोले थे जिन्हें वह घुमा रहा था, धीरे धीरे और गर्व से वेन्यू में दाखिल हुआ। उनके आगमन ने वहां मौजूद कई लोगों को अपनी कुर्सियों से खड़ा होने पर मजबूर कर दिया। नमस्ते गुरुजी तनेजा, प्रणाम मास्टर तनेजा। बूढ़े आदमी ने बिना किसी भाव के सिर हिलाया और फिर राय साहब के पास जाकर हंसते हुए बोला, अरे ओल्ड किन, बहुत दिनों बाद मिले, तुम तो अब काफी ठीक और स्वस्थ लग रहे हो। उन्हें देखकर राय साहब ने तुरंत हाथ जोड़कर उनका सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। गुरुजी तनेजा, आप आ गए, बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर आ गया, इतने सालों की दोस्ती है और जब मुझे पता चला कि तुम मुसीबत में हो तो मैं मदद करने के लिए कैसे नहीं आता, बूढ़े आदमी ने बिना किसी खास भावना के कहा। ये बूढ़ा आदमी टैंडोंग था, जो उत्तरगढ़ के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित मार्शल आर्ट स्कूल उत्तरगढ़ मार्शल आर्ट अकादमी रेनबे मार्शल इंस्टीट्यूट का प्रमुख था। वह राय साहब का एक पुराना और भरोसेमंद दोस्त भी था। उसने राय साहब की हाल की परेशानियों और सत्ता संघर्ष के बारे में सुना था, इसलिए वह विशेष रूप से अपनी और अपने स्कूल की मदद की पेशकश करने आया था।
लेकिन जैसे ही वह अपनी कार से बाहर निकला, उसने देखा कि राय साहब एक ऐसे युवक के प्रति इतना गहरा सम्मान दिखा रहे हैं जो उसकी नज़र में एक नौसिखिया था। इससे गुरुजी तनेजा को चिढ़ मच गई। उनकी राय में रणजीत सिंह और उसकी साजिशें उनके लिए पूरी तरह से महत्वहीन थीं। उन्हें अपनी मार्शल आर्ट्स की ताकत पर इतना भरोसा था कि उन्हें लगता था कि उनका हस्तक्षेप किसी भी समस्या को चुटकियों में हल कर सकता है। और फिर भी राय साहब इस अनजान लड़के को इतना महत्व दे रहे थे, जो स्पष्ट रूप से उनकी अपनी ताकत और क्षमता पर संदेह करने जैसा था। इसलिए एक चुनौतीपूर्ण और तिरस्कारपूर्ण नज़र के साथ उन्होंने विक्रम को सिर से पैर तक जांचा। विक्रम उन्हें एक साधारण पतला दुबला लड़का लगा जिसमें किसी भी मार्शल आर्टिस्ट के लक्षण नहीं थे। उनका तिरस्कार और बढ़ गया। ये छोटा भाई कहाँ से है? क्या ये भी कोई फाइटर है? गुरुजी तनेजा ने उपहासपूर्ण लहजे में पूछा। लेकिन विक्रम ने उन पर रत्ती भर भी ध्यान नहीं दिया। उसने बस अपनी बेटियों के हाथ पकड़े और बड़ी शांति से, जैसे वह वहां मौजूद ही न हो, गुरुजी तनेजा के पास से गुजरते हुए विला के अंदर चला गया। अब गुरुजी तनेजा का चेहरा सचमुच कठोर और लाल होने लगा। कितना घमंडी और बदतमीज नौजवान है। बस रुको बेटे, आज की नीलामी में मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि पुराना अदरक अधिक मसालेदार होता है, अनुभव का कोई तोड़ नहीं होता। चूंकि यह राय साहब की विशेष व्यवस्था थी, इसलिए उन्हें नीलामी देखने के लिए एक निजी और शानदार वीआईपी बॉक्स दिया गया था। विक्रम, नैना, रिया और बच्चे इस बॉक्स में दाखिल हुए और आरामदायक सोफों पर बैठकर चाय और स्नैक्स का आनंद लेते हुए कार्यक्रम शुरू होने का इंतजार करने लगे। जब वे प्रतीक्षा कर रहे थे, तभी बाहर हॉल में शोरगुल मच गया। एक अधेड़ उम्र का आदमी जो बहुत ही घमंडी और धूर्त दिख रहा था, एक दुबले पले अजीब से दिखने वाले बूढ़े व्यक्ति को अपने साथ लेकर हॉल में दाखिल हुआ। ये रणजीत सिंह था। जैसे ही विक्रम की नज़र उस बूढ़े आदमी पर पड़ी, उसकी भौहें थोड़ी सी ऊपर उठ गईं। इस आदमी पर एक तांत्रिक गोस्ट कल्टिवेटर की गंध है। तांत्रिक या अघोरी साधना की दुनिया में एक बहुत ही खतरनाक और गुप्त संप्रदाय थे। उनके बीच से कई शक्तिशाली और दुष्ट स्वामी उभर कर आए थे, जिन्होंने पाताल लोक तक में तहलका मचाया था। लेकिन इस आदमी को देखकर लग रहा था कि उसकी साधना का स्तर बहुत उथला और निम्न है। वो एक नौसिखिया तांत्रिक था। बहरहाल विक्रम अब इस बात की पुष्टि कर सकता था कि राय साहब पर जो लाल वस्त्र वाली प्रेत आत्मा छोड़ी गई थी, वह निश्चित रूप से इसी आदमी अघोरी बाबा ल्यू शो द्वारा भेजी गई थी। क्या यह वही तथाकथित विशेषज्ञ तांत्रिक है जिसे रणजीत सिंह लाया है? गुरुजी तनेजा ने स्पष्ट तिरस्कार के साथ पूछा। राय साहब ने गंभीर चेहरे के साथ सिर हिलाया। हाँ, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। गुरुजी तनेजा ने मानो कोई बहुत मजेदार चुटकुला सुना हो, जोर से ठहाका लगाया और फिर आत्मविश्वास से बोले, अरे ओल्ड कीन, तुम चिंता मत करो, यह मामला पूरी तरह मुझ पर छोड़ दो। जब समय आएगा, मैं इस नौसिखिए बूढ़े तांत्रिक को एक ही मौके में चकनाचूर कर दूंगा। उसे अपनी नानी याद आ जाएगी। ये कहने के बाद गुरुजी तनेजा ने विक्रम को एक उत्तेजक और चुनौतीपूर्ण नजर से देखा, यह उम्मीद करते हुए कि वह कुछ प्रतिक्रिया देगा। लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी, क्योंकि विक्रम पूरी तरह उदासीन बना रहा, जैसे कि उसने एक शब्द भी न सुना हो या उसकी मौजूदगी का कोई असर ही न हो। इससे गुरुजी तनेजा के दिल में विक्रम के लिए घृणा और भी बढ़ गई। एक सच्चे मार्शल आर्टिस्ट के तौर पर सबसे जरूरी चीज होती है अपने दिल में योद्धा की आत्मा को जगाए रखना। ये कहावत गरीबी उसे डगमगा नहीं सकती और ताकत उसे झुका नहीं सकती, बिल्कुल इसी अदम्य भावना के बारे में है। दूसरे शब्दों में, किसी भी स्थिति में, चाहे दुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों न हो, एक योद्धा को पीछे नहीं हटना चाहिए, अन्यथा वह चाहे कितना भी कुशल क्यों न हो, उसकी धार कुंद मानी जाएगी। लेकिन अब उनके बार बार उकसाने के बाद भी इस आदमी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। स्पष्ट है, ये लड़का अंदर से पूरी तरह डरा हुआ है और सिर्फ दिखावा कर रहा है। यह महसूस करते हुए कि विक्रम से कोई खतरा नहीं है और वह एक कमजोर प्रतिद्वंद्वी है, गुरुजी तनेजा ने अपना ध्यान बाहर की ओर मोड़ लिया। अब तक नीलामी शुरू हो चुकी थी। रणजीत सिंह और उसका तांत्रिक गुरु अघोरी बाबा ल्यू शो हॉल के एक कोने में बैठ गए थे। नीलामी कुछ साधारण रत्नों और कलाकृतियों से शुरू हुई और रणजीत सिंह और राय साहब दोनों ने ही बोली लगाने से खुद को रोक लिया। लगभग आधी नीलामी बीत जाने के बाद मंच पर एक नया आइटम लाया गया। एक सहायक ने एक साधारण सा दिखने वाला लकड़ी का बक्सा उठाया। नीलामीकर्ता ने उत्साहपूर्वक घोषणा की, देवियों और सज्जनों, आगे हमारे पास सबके लिए एक बहुत ही अनोखी और रहस्यमयी चीज है। ये पहाड़ों की गहराई में ट्रैकिंग कर रहे एक पर्यटक को संयोग से मिली थी। हालांकि ईमानदारी से कहें तो हमें भी नहीं पता कि यह चीज असल में क्या है या किस काम की है, लेकिन यह निश्चित रूप से दुर्लभ है। सब लोग इसे जरूर देखें। इन शब्दों के साथ बक्सा खोला गया। अंदर एक बहुत छोटी सी, सूखी और मुरझाई हुई झाड़ी जैसा कुछ रखा था। नीचे खड़ी भीड़ में हलचल मच गई और कई लोग धीमी आवाज में हंसने से खुद को नहीं रोक पाए। क्या यह मजाक है? एक सूखी घास, क्या ये भी कोई दुर्लभ खजाना है? मेरे घर के बगीचे में तो ऐसी बहुत सी खरपतवार उगती है। हा हा हा। हालांकि धीरे धीरे ये शोर और हंसी कम हो गई, क्योंकि जैसे ही बक्सा खुला और ताज़ा हवा उस तक पहुंची, वह छोटी मुरझाई हुई झाड़ी चमत्कारिक रूप से नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से हरी होने लगी और अंकुरित होने लगी। फिर उसमें से तेजी से फूल खिलने लगे और छोटे छोटे चमकदार फल भी लग गए। ये सब कुछ ही पलों में हो गया। ये चमत्कार जैसा दृश्य देखकर कई लोग अवाक और स्तब्ध रह गए। वीआईपी बॉक्स के भीतर से विक्रम ने इस दृश्य को गौर से देखा। उसके दिल में एक विचार हलचल मचा रहा था। ये वास्तव में ड्रैगन गट्स या ड्रैगन की हिम्मत घास, ड्रैगन्स करेज ग्रास है। यह एक अत्यंत दुर्लभ प्रकार की आध्यात्मिक जड़ी बूटी, स्पिरिचुअल अर्ब थी, जो केवल उन स्थानों पर ही उगती थी जहां शक्तिशाली ड्रैगन ऊर्जा, ड्रैगन एनर्जी का वास होता था। ये कई उच्च स्तरीय अमृत एलिक्सियर्स बनाने के लिए एक बहुत ही सामान्य और महत्वपूर्ण घटक थी, जो कई असाधारण औषधियों के उत्पादन के लिए अपरिहार्य थी। फिर भी विक्रम ने इस पृथ्वी जैसे नश्वर लोक, मॉर्टल रेल्म में इसे देखने की उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी। और ठीक उसी क्षण हॉल के कोने में बैठे अघोरी बाबा की आंखें लालच की एक खौफनाक लाल चमक से भर गईं। इतना ही, यही वो चीज है, वह खजाना जिसका अघोरी बाबा उत्तरगढ़ में इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहा था, वो अब उसके सामने था।
इस ड्रैगन की हिम्मत घास की मदद से अघोरी बाबा अपनी वर्तमान तांत्रिक साधना के दायरे को तोड़ सकता था और एक नए उच्च स्तर पर पहुंच सकता था, यहाँ तक कि वह अपने जीवन काल को भी कई सौ वर्षों तक बढ़ा सकता था। अघोरी बाबा के लिए यह प्रलोभन बहुत बड़ा था, जिसे किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता था। इस प्रकार अघोरी बाबा ने रंजीत सिंह को एक ठंडे और आदेशात्मक स्वर में कहा, इसे खरीदो, चाहे कोई भी कीमत हो। अघोरी बाबा के आदेश का पालन करते हुए रंजीत सिंह ने तुरंत बोली लगानी शुरू कर दी। ठीक उसी समय विक्रम ने भी राय साहब से कहा, इसे खरीद लीजिए। शुरुआत में कई अन्य लोगों ने भी बोली लगाई, क्योंकि पहले के चमत्कारिक दृश्य ने कई अमीर उपस्थित लोगों की रुचि जगा दी थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और कीमत बढ़ती गई, बाकी सब पीछे हट गए। अब केवल 2 ही लोग बोली लगा रहे थे, रंजीत सिंह और राय साहब। कीमत पहले ही 11 करोड़ 110 मिलियन की खगोलीय राशि तक पहुंच चुकी थी। इतनी छोटी सी झाड़ी का इतनी भारी कीमत पर बिकना कई लोगों के लिए आश्चर्यजनक था। हालांकि इस समय कई समझदार लोगों ने दीवार पर लिखी इबारत, राइटिंग ऑन द वॉल, देख ली थी। यह अब झाड़ी की कीमत के बारे में नहीं था, ये किन परिवार के 2 गुटों रंजीत सिंह और राय साहब के बीच का सीधा मुकाबला था। जब राय साहब ने एक बार फिर रंजीत सिंह से भी ऊंची कीमत की बोली लगाई, तो अघोरी बाबा ने आखिरकार अपना धैर्य खो दिया। वह अपनी सीट से खड़ा हो गया और राय साहब के बॉक्स की ओर देखकर व्यंग्यपूर्वक चिल्लाया, राय साहब, क्या तुम जीने से थक गए हो? इस एक वाक्य ने पूरे नीलामी हॉल में सन्नाटा छा दिया। इस समय राय साहब अपने बॉक्स की खिड़की के पास खड़े थे। उन्होंने एक हल्की शांत मुस्कान के साथ जवाब दिया, क्या बात है, कीमत नहीं चुका पा रहे हो और हारने के डर से घबरा रहे हो? अघोरी बाबा ने एक भयावह हंसी हंसी, मैंने इस मामले को इतना बढ़ाने का इरादा नहीं किया था, लेकिन चूंकि तुम खुद अपनी मौत को दावत दे रहे हो, तो अब तुम मुझे दोष नहीं दे सकते। ये कहते ही अघोरी बाबा अचानक अपनी जगह से उछला और हवा में छलांग लगाते हुए सीधे राय साहब के बॉक्स की ओर झपटा। उसने मन ही मन तय कर लिया था कि वह पहले राय साहब को मार डालेगा और फिर उस ड्रैगन की हिम्मत घास को लेकर भाग जाएगा। लेकिन जैसे ही वो बॉक्स के पास पहुंचा, गुरुजी तनेजा ने एक ठंडी हंसी हंसी, अच्छा तो तुम खुद ही आ गए, आ जाओ। फिर उन्होंने अपनी पूरी ताकत से एक मुक्का मारा। हालांकि गुरुजी तनेजा उम्र में थोड़े बड़े थे, लेकिन उन्होंने अपने मार्शल आर्ट्स कौशल को कभी नजरअंदाज नहीं किया था। उनका यह मुक्का इतना तेज और शक्तिशाली था जैसे किसी बंद कमरे में पटाखा फूटा हो। गुरुजी तनेजा के मुंह के कोने पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान आ गई। 1000 सोने के बराबर एक धमाका, अ बैंग इज वर्थ 1000 गोल्ड। उन्हें भरोसा था कि उनका यह मुक्का न केवल एक इंसान की हड्डियों को तोड़ सकता है, बल्कि एक पत्थर को भी चकनाचूर कर सकता है। लेकिन उनकी यह मुस्कान फीकी पड़ने से पहले ही उनके चेहरे पर जम गई, क्योंकि अघोरी बाबा ने उस मुक्के को चकमा देने की जरा भी कोशिश नहीं की, बल्कि सीधे अपनी पीठ से उसे रोक लिया। धप, एक दबी हुई भारी आवाज आई। गुरुजी तनेजा को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनका मुक्का किसी सड़ी हुई लाश या रबर की दीवार से टकराया हो। उसमें कोई ठोसपन नहीं था। इससे पहले कि वे इस झटके से उबर पाते, अघोरी बाबा ने एक शैतानी हंसी हंसी, क्या यही तुम्हारी सारी काबिलियत है? इतना कमजोर हमला, और तुम मेरा रास्ता रोकने की हिम्मत कर रहे हो? ये कहते ही अघोरी बाबा ने बिजली की तेजी से एक हथेली से वार किया। गुरुजी तनेजा ने हताशा में चकमा देने की कोशिश की, लेकिन वे बहुत धीमे थे। अघोरी बाबा की हथेली सीधे उनकी छाती पर लगी। भडम, गुरुजी तनेजा किसी फटे हुए पतंग की तरह 20 कदम से ज्यादा पीछे जाकर गिरे। उनके मुंह से खून का एक फव्वारा फूटा। उसी समय गुरुजी तनेजा ने डर और दर्द से भरे चेहरे के साथ चिल्लाया, सिद्ध पुरुष, ट्रू बीइंग, क्या आप पहले ही सिद्ध पुरुष के दायरे, रेल्म ऑफ ट्रू बीइंग्स में कदम रख चुके हैं? गर्व से खड़ा होकर अघोरी बाबा बोला, बिल्कुल सही पहचाना। ये तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुम मेरे जैसे एक सिद्ध पुरुष के हाथों मरने वाले हो। गुरुजी तनेजा के चेहरे पर निराशा छा गई। सिद्ध पुरुष का दायरा, ये साधना का वो सर्वोच्च स्तर था जिसे गुरुजी तनेजा जीवन भर पाने की लालसा रखते थे, लेकिन कभी पहुंच नहीं पाए। केवल इस दायरे में कदम रखने वाले को ही एक सच्चा और अजेय मास्टर माना जाता था। उस क्षण अघोरी बाबा ने आगे बढ़कर अपना एक हाथ बढ़ाया और राय साहब की गर्दन पकड़ ली। फिर व्यंग्यपूर्वक कहा, तुम्हें तो बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था बूढ़े। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई बेवकूफ तुम्हें बचाने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन अब तुम्हारा समय पूरा हो गया है। नरक में जाने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक उसी समय विक्रम ने एक हल्की थकी हुई आह भरी, अरे यार, तुम लोग इस लड़ाई और मारकाट का क्या मतलब निकाल रहे हो? क्या एक साथ बैठकर आराम से चाय का कप ऑफ टी पीना ज्यादा अच्छा नहीं होगा? गुरुजी तनेजा ने, जो जमीन पर पड़े दर्द से कराह रहे थे, विक्रम को ऐसे देखा जैसे वे किसी पागल को देख रहे हों। क्या यह आदमी यहाँ मजाक करने आया है? तभी अघोरी बाबा की नजर विक्रम पर पड़ी। एक पल के लिए उसे घूरने के बाद उसने एक तीखे व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा, तुमने क्या कहा लड़के? विक्रम ने अपनी जगह से हिले बिना बड़े आराम से अपने पैर फैलाए। फिर वह नीचे झुका और जिया और निया को देखकर मुस्कुराया, मेरी प्यारी बच्चियों, तुम दोनों थोड़ी देर के लिए बाहर जाकर नैना चाची के साथ खेलो, ठीक है? ठीक है पापा, नैना मल्होत्रा समझ गई और उसने तुरंत दोनों छोटी लड़कियों का हाथ पकड़ा और उन्हें बॉक्स से बाहर ले गई। जब वे चली गईं, तब विक्रम ने बड़ी उदासीनता और शांति से कहा, मेरा मतलब है, तुम्हारे जैसे निम्न स्तर के कौशल के साथ तुम्हें एक महान मास्टर होने का दिखावा नहीं करना चाहिए। ये शोभा नहीं देता। ये सुनते ही अघोरी बाबा का चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया। उसकी आंखों में खून उतर आया। मैं पहले तुम्हें बाद में मारने वाला था, लेकिन अब मैंने अपना इरादा बदल दिया है। मैं तुम्हें अभी इसी वक्त धीरे धीरे तड़पा कर मार डालूंगा और फिर उन दोनों जवान लड़कियों को भी पकड़कर अपनी रखैल बना लूंगा। वो अपनी यह घिनौनी धमकी पूरी भी नहीं कर पाया था, क्योंकि विक्रम पहले ही अपनी जगह से गायब हो चुका था और बिजली की तेजी से उसके ठीक सामने प्रकट हो गया था। विक्रम ने एक मुक्का मारा। यह मुक्का कोई साधारण मुक्का नहीं था। यह एक ऐसे पिता का क्रोध था जिसकी बेटियों को धमकाया गया था। मेरी बेटियों को धमकाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब तुम्हारे लिए सिर्फ मौत ही बची है। यह मुक्का दिखने में बहुत सादा और सरल था, यहाँ तक कि थोड़ा इत्मीनान से मारा गया लग रहा था, लेकिन यह इतना जोरदार और अपरिहार्य मुक्का था कि अघोरी बाबा एक सिद्ध पुरुष होने के बावजूद इससे बच नहीं सका।
वो ये देखकर पूरी तरह आश्चर्यचकित रह गया कि एक अदृश्य शक्ति ने उसके शरीर की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा ची को सील कर दिया है, जिससे वह पूरी तरह से स्थिर हो गया है और हिल भी नहीं पा रहा है। धमाका, यह मुक्का बिजली की गड़गड़ाहट जैसा था, मानो कोई विशाल पत्थर शांत पानी में फेंक दिया गया हो। अघोरी बाबा का शरीर ऐसे हवा में उड़ा मानो उसे दर्जनों पागल हाथियों ने एक साथ टक्कर मारी हो। उसके मुंह से खून, टूटे हुए दांत और मांस के टुकड़े एक धार की तरह बहने लगे। ये सब कुछ नहीं था। इस एक मुक्के की ताकत इतनी प्रलयंकारी थी कि इसने विला की पूरी संरचना को हिला दिया। धमाका, कड़क, कई जोरदार गगनभेदी आवाजों के बाद विक्रम के मुक्के के प्रभाव से उस आलीशान नीलामी हॉल की आधी छत ढह गई और हवा में उड़ गई। ऊपर से रात के तारों की ठंडी रोशनी नीचे चमकने लगी और नीचे हॉल में मौजूद हर एक स्तब्ध और डरे हुए चेहरे पर अपनी चमक डालने लगी।